उसके होंठ का कोना एक एनिग्मेटिक स्माइल में उठ गया। तुम्हारा क्या ख्याल है? जियांग वानरू ने पाउट किया। भले ही तुम और जियांग चेन बचपन से एंगेज्ड हो, शादी से पहले मैं चाहूंगी कि तुम दोनों थोड़ा दूरी बनाए रखो। तुम समझते हो मेरा मतलब। तो बाई लुयान ने टेबल पर हाथ रखे थोड़ा हेल्पलेस लग रही थी। तेरी नजरों में क्या मैं इतनी थर्स्टी हूँ? जियांग वानरू के चेहरे पे एक अनडिस्क्राइबल एक्सप्रेशन था। तो अगर पहले होता तो मैं 100% गारंटी दे सकती थी कि तुम वो टाइप नहीं हो। अब मुझे लगता है तुम वही टाइप हो। लुबाई लुयान स्पीचलेस हो गई। ठीक है, अगर तुम पहले से ही सोचते हो कि मैं वही टाइप हूँ तो मुझे लगता है मुझे जल्दी ही तुम्हें आंटी बनाना चाहिए। जियांग वानरू ने जल्दी से दया मांगी। स्टॉप स्टॉप, तो मैं गलत थी, तुम नहीं हो। तो तुम नहीं हो, तुम प्योर हार्टेड और बिना डिजायर के हो। मैं इतनी जल्दी आंटी बनना नहीं चाहती। फिर भी कृपा करके दया करो। बाई लुयान ने जियांग वानरू की अदा देखी, हेल्पलेस स्माइल किया। ठीक रहो, मैं बस मजाक कर रहा हूँ। मैं और जियांग चेन दोनों अपनी लिमिट्स जानते हैं। तभी जियांग वानरू को राहत मिली तो उसने ध्यान नहीं दिया। बाई लुयान की आंखों की गहराई में एक हल्की भावना झलक रही थी। दोनों थोड़ी देर बात करते रहे, फिर जल्दी ही बात बाई लुयान की चोट के कारण की ओर मुड़ गई। बाई लुयान और जियांग वानरू बचपन के दोस्त थे, तो वे दोनों ही ताकतवरों को पकड़ने के लिए इस्तेमाल होने वाले गंदे ट्रिक्स से अच्छी तरह वाकिफ थे। तो बाई लुयान ने जियांग वानरू को सब कुछ बता दिया। जियांग वानरू के चेहरे पर अविश्वास की अभिव्यक्ति थी। मतलब उस रात किसी ने तुम्हें ड्रग्ड कर दिया? बाई लुयान का भाव गंभीर था। तो मैंने तुरंत महसूस किया कि कुछ गड़बड़ है। मैंने एक कमरे को ढूंढा और होश में रहने के लिए मैंने अपने जांग में खुद को स्टैब कर दिया। तो बाई लुयान की वुंड को देखे बिना भी जियांग वानरू को पता था कि यह बहुत गहरा होगा। तो वह अपने बचपन के दोस्त को बहुत अच्छी तरह समझती थी और साथ ही बाई लुयान के ऐसा करने के कारण को भी जानती थी। तुमने बहुत झेला है, जियांग चेन की वजह से तुम खुद के प्रति इतना रुथलेस बन गए, है ना? तो बाई लुयान ने इसे इनकार नहीं किया। तो मेरे चेहरे के बारे में सोचते हुए उसके होंठ का कोना हल्का सा उठ गया कि मैं नहीं चाहता कि वो निराश हो। इसे देख के जियांग वानरू ने फिर पूछा, क्या तुम्हें वो बैंड मिला जिसने तुम्हें ड्रग्ड किया? तो बाई लुयान ने सिर हिलाया। जहां मैं ड्रग्ड हुई थी वहां कोई सर्विलांस कैमरा नहीं था। तो मुझे नहीं पता किसने किया। जियांग वानरू ने गुस्से में जीभ चटकाई। तो उसे ये गंदे ट्रिक्स सबसे ज्यादा नापसंद थे, खासकर जब पीडी उसकी बेस्ट फ्रेंड होती। क्या उस दिन रिसेप्शन में मौजूद सभी लोगों की जांच हो गई? बाई लुयान ने सिर हिलाया। उनकी जांच हो चुकी है, कोई संदिग्ध व्यक्ति नहीं मिला। जियांग वानरू ने अपनी ठुड्डी छुई। बोलने से पहले उसने लंबा टाइम सोचा, क्या वो जल्दी निकल गए हो? ये सो उसने तुरंत खारिज कर दी। जिसने उसे ड्रग्ड किया वो बाई लुयान को टारगेट कर रहा था, इसलिए उनके लिए बिना मकसद पूरे किए जल्दी निकलना असंभव है। सुबह मैंने जानबूझकर आधा घंटा जल्दी उठ गया। मैं चुपके से बाई लुयान के कमरे में घुसा उससे मिलने के लिए। बाई लुयान ठीक है, ये कंफर्म करने के बाद मैं मन की शांति से काम पर गया। आज ट्रैफिक था, इसलिए मैं ऑफिस में बस टाइम पर ही पहुंच ही गया। ऑफिस पहुंचते ही मैंने देखा मेरा बगल वाला वर्क स्पेस भीड़ से भर गया था और बीच बीच में वाह वाह की आवाजें आती रहती थी। आगे गया पर बाहर मेरे कॉलिग्स ने रोक दिया, तो मैं अंदर नहीं जा सका। तो जिज्ञासा से पूछा, क्या चल रहा है? एक महिला कॉलिंग ने मेरी आवाज सुनी और सिर घुमाकर मेरी तरफ देखा। तो फिर उसने मुझसे गॉसिप किए, जियान अभी तक नहीं पता, किसी ने अभी अभी जियांग ताओ के लिए लंच ले आया। मैं थोड़ा हैरान हूँ, लंच ले आया? अगर सिर्फ लंच है तो ये लोग इतने एक्साइटेड क्यों हैं? तो जब मैंने खाने को साफ देखा तो समझ आया कि लोग इतने हैरान क्यों थे। पूरा मंचूरियन इंपीरियल फेस्ट है, लगभग पूरा मेरा वर्क स्पेस ले लेते। बहुत ही लाविश जियांग ताओ ने मुझे आते देख के घमंड से बोला, चेन सॉरी, मेरे फियांस ने जो लंच लाया था वो तेरी जगह को कवर कर दिया है। ऐसे मैंने कहा था ज्यादा एक्स्ट्रावेगेंट ना बनो, पर वो नहीं सुनी। वो मैं इसके बारे में कुछ नहीं कर सकता। मैंने उसे फेक स्माइल के साथ देखा। ये बहुत सिंपल है, बस इसे थ्रो कर दो, फिर सॉल्यूशन मिल जाएगा। जियांग ताओ दिखावा करने वाला था, पर उसे नहीं लगा मैं रूल्स फॉलो नहीं करूंगा। जियांग ताओ को मैंने शर्मिंदा कर दिया। इतना गुस्से में था कि उसके माथे पर वेन उभर आई। मैं उसकी तरफ देखे बिना भी ठीक था, तो मेरी नजर सुनचू हैंड फेस्ट पर पड़ी। तेरी चीजें मेरे स्पेस में हैं, क्या तू इंतजार कर रहा है कि मैं उन्हें थ्रो कर दूं? जियांग ताओ को डर था कि मैं उसका सामान फेंक दूंगा, इसलिए वो वहां चला गया। मैंने मुश्किल से उन खाने के कंटेनर्स को उठाया और उन्हें उसकी जगह पर रख दिया। मैंने इग्नोर मारते हुए कंधे उचकाए बैठ गया और आज का काम शुरू किया। भले ही जियांग ताओ की बेइज्जती हुई थी, पर उस कमांचू हैंड फिस्टे ने आज उसे बहुत टशन दिला दिया था। वो बहुत ज्यादा स्मग फील कर रहा था, पर जियांग ताओ का अच्छा मूड ज्यादा देर टिक नहीं पाया। वो माचू हैंड फिस्ट सच में बहुत ज्यादा ही कैचिंग था। जैसे ही मैनेजर वांग ने बिजनेस डिपार्टमेंट के ऑफिस में कदम रखा, उन्होंने अपनी नाक सिकोड़ ली। तभी उनकी नजर जियांग ताओ के वर्क स्पेस के पास रखे उस माचू हैंड फिस्ट पर पड़ी। मैनेजर वांग के चेहरे की स्मित शक में बदल गई। जियांग ताओ, क्या ये सारा खाना तुम्हारा है? जियांग ताओ एकदम एंट में दिखा। मैनेजर वांग, मेरे मंगेतर ने किसी के हाथ ये मेरे लिए भिजवाया है, क्या आप भी थोड़ा लेंगी? मैनेजर वांग का चेहरा तुरंत उतर गया। उन्होंने अपनी आंखें सिकोड़ी। तुम्हारा मतलब है कि ये चीज पूरे दिन ऑफिस में यहीं रहेगी? जियांग ताओ ने सिर हिलाया। मैं कुछ नहीं कर सकता मैनेजर वांग, ये बहुत ज्यादा है।
मैं ये अकेला खत्म नहीं कर सकता, क्यों ना आप भी थोड़ा ट्राई करें। ये कहते हुए उसने सीफूड का एक पोर्शन ऑफर किया। मैनेजर वांग कुछ कदम पीछे हट गई। जियांग ताओ को आखिरकार समझ आया कि कुछ ठीक नहीं है। उसने मैनेजर वांग को शंकास्पद नजर से देखा। मैनेजर वांग ने भौं में सिकोड़ ली। मैनेजर की तरह, मैं तुम्हें आज ही इस सारे फूड को यहाँ से बाहर निकालने का ऑर्डर देता हूँ। जियांग ताओ ने अनिच्छा से देखा, वो और दिखावा करने की प्लानिंग कर रहा था। मैनेजर वांग, मैंने फूड को अपनी डेस्क के पास रख दिया, इससे मेरे काम पर असर नहीं पड़ेगा। मैनेजर वांग को सी फूड से एलर्जी है, इतनी ज्यादा कि वह सी फूड की खुशबू भी नहीं सूंघ पाती। एक पल के लिए रुकने के बाद वह पहले ही थोड़ा असहज महसूस कर रही थी और जियांग ताओ को अभी भी बकबक करते देख वो खुद ही सब कुछ फेंक देना चाहती थी। मैं सी फूड की गंध से एलर्जिक हूँ। क्या इसे सब मेरे लिए अभी फौरन हटाओ, वरना जियांग ताओ चकित रह गया। लंबे समय तक रिकवर नहीं हो पाया। वहीं पास के गॉसिप करने वाले सहकर्मियों ने सबसे पहले रिएक्ट किया। यह नया मैनेजर के साथ फेवर पाने का बढ़िया मौका था, इसलिए कुछ मर्द सहकर्मियों ने उठाया। वो मंचू ने हाथ में फेस्ट लेकर ऑफिस से बाहर दौड़ निकला और दूसरों ने कमरे को हवा देने के लिए खिड़कियां खोल दी। ऑफिस में अब कोई अजीब गंध न रहे, इस बात को चेक करने के बाद जियांग ताओ ने होश में आया। उसको पता चला कि उसकी माचू हैंड फेस्ट गायब हो गई थी। वही पुरुष सहकर्मी जो अभी अभी खाना फेंक कर गया था वापस आ गया। वो पुरुष सहकर्मी मुस्कुराते हुए बोला, मैनेजर वांग, मैंने वो खाना हॉलवे में फेंक दिया। जियांग ताओ गुस्से में अपने पैरों पर खड़ा हो गया। मेरी चीजें फेंकने का तुम्हारा क्या हक है? मैनेजर वांग अभी अभी खुश दिखने लगे थे। ये सुनते ही उसने जियांग ताओ को तीव्रता से घूरा। अगर तुम्हारा सी फूड मुझे अस्पताल ले जाता है तो क्या तुम्हें लगता है कि कंपनी तुम्हें रखेगी? जियांग ताओ हैरान रह गया, फिर उसने अपनी अनिच्छा को दबा ही दिया। एक खाना बनाम फुल टाइम एम्प्लॉय बनने का मौका कौन सा ज्यादा महत्वपूर्ण था? अब वह अभी भी फर्क समझ सकता था, वही व्यक्ति उसे बता चुका था। तो कंपनी में थोड़ा लोकी रहना बेहतर है, वरना वही व्यक्ति भी उसे यहाँ नहीं रख पाता। इसलिए जियांग ताओ ने समझौता करने का फैसला किया और मैनेजर वांग से दिल से माफी मांगी। वादा किया कि फिर ऐसा नहीं करेगा। मैनेजर वांग का हाव आखिरकार काफी सुधर गया। सौभाग्य से उन्होंने समय पर कमरे को हवादार कर दिया। अब वो काफी बेहतर महसूस कर रही थी। मैंने अपनी नजरें हटाई और एक पल के लिए सोचा तो दोपहर के खाने में मैंने स्ट्रॉबेरी केक का एक स्लाइस खरीदा। जब बाकी कॉलीग्स अभी तक नहीं आए, मैं इसे मैनेजर वांग के ऑफिस में रख दिया। केक की वजह से उसका मेरा इंप्रेशन थोड़ा बेहतर हो गया। जब वो केक का मजा ले रही थी, मैनेजर वांग को फोन आया काम पर। हम तीनों को फिर से मैनेजर वांग के ऑफिस में बुलाया गया। मेरी एक्सप्रेशन वैसी ही रही, तो मैं एक झटके में देखता हूँ कि केक कहाँ रखा था। लगता है मैनेजर वांग ने वो कॉम्पेंसेटरी केक खा लिया जो मैंने खरीदा था। मैनेजर वांग ने मेरी छोटी सी एक्ट देख ली। उसके चेहरे की स्माइल पूरी तरह से रेडिएंट थी। मैंने इस टाइम तुम्हें बुलाया कुछ बताने के लिए। हम एक ही पल में देखे। हमने सिर्फ मैनेजर वांग को धीरे धीरे बोलते सुना। ऊपर वाले से डिस्कशन के बाद इंटर्न्स के फुल टाइम जॉब में बदलने के नियम बदल गए हैं। वो फुल टाइम बनने की बात सुनकर हम सब और भी सीरियस हो गए। मैनेजर वांग ने फिर से ऊपर वाले का डिसीजन बताया। सीधे शब्दों में, इंटर्नशिप खत्म होने से पहले तुम्हें इस डिपार्टमेंट का डेवलपमेंट प्लान बनाना पड़ेगा। जो लोग बढ़िया प्लान लिखते हैं वो टिक सकते हैं। संख्या की कोई लिमिट नहीं है, प्लान ओरिजिनल होना चाहिए। क्या तुम समझे मेरा मतलब? मैनेजर वांग की नजर तेज हो गई। हमने सिर हिलाया। ऑफिस निकलते ही मैं अपनी डेस्क पर वापस आया। जियांग ताओ कुछ मिनटों तक बेचैन बैठा रहा, तो फिर उसने फोन उठाया और बाहर चला गया। और सोंग श्याओ भी थोड़ा ध्यान भटकाया हुआ था, काफी परेशान दिख रहा था। तो मैंने कोई भी बदलाव वाला इमोशन नहीं दिखाया। ऐसा नहीं कि मैं नर्वस नहीं था, बस मैं अपनी असली फीलिंग्स छुपाने की आदत में हूँ। आधे घंटे बाद जियांग ताओ वापस आया। वो थोड़ा सा स्मग दिख रहा था। सोंग झाओ और मैं सब हैरानी से उसे देखे। जियांग ताओ ने अपनी ठुड्डी को अभिमानी ढंग से उठाया। पहले चैनी अब गायब हो गई थी। क्या देख रहे हो? क्या तुमने पहले हैंडसम लड़के को नहीं देखा? मैंने आंखें घुमाई। मैं हट गया और काम शुरू किया। सिर्फ सौ ही नहीं समझ पाया कि जियांग ताओ ऐसा क्यों हो गया। क्या यह हो सकता है कि जियांग ताओ के पास पहले से ही 3 इंटर्न में टिके रहने का कोई तरीका था? क्या वही एकमात्र था जो टिक नहीं पा रहा था? पूरे दोपहर सोंग श्याओ एंग्जाइटी में डूबा रहा, तो उसकी वर्क एफिशिएंसी तेजी से गिर गई। मैंने नोटिस किया, पर मैंने कुछ नहीं कहा। सोंग श्याओ सबसे पहले अपना काम खत्म कर गया, तो वो टाइम पर काम से निकल गया। घर पहुंचकर मैं सीधा स्टडी रूम में चला गया। आज मैनेजर वांग ने कहा था, इंटर्नशिप खत्म होने से पहले हमें एक प्लान जमा करना पड़ेगा। मैंने पहले कभी भी ऐसा प्लान नहीं लिखा था, तो मैं मटेरियल्स ढूंढना शुरू किया। तो मुझे नहीं पता था कब, लेकिन डिनर टाइम पहले ही हो चुका था। जियांग परिवार बहुत समय से डाइनिंग टेबल पर इंतजार कर रहा था, पर उन्होंने नीचे आते हुए मुझे नहीं देखा। एक बात है, बिल्कुल अधीर उन्होंने अपने बगल की नौकरानी से पूछा, जियांग चेन कहाँ है? नौकरानी ने जवाब दिया, दूसरे यंग मास्टर को कुछ काम है, वो अभी भी स्टडी रूम में काम में बिजी है। हम उसे डिस्टर्ब करने की हिम्मत नहीं की। पिता ने हल्की भौहें सिकुड़ाई और मेरी बहन की ओर देखा। क्या इंटर्न्स का वर्कलोड अब इतना भारी हो गया है? उसने सिर हिलाया। वो खड़ा हो गया। चलो ऊपर जाकर देखते हैं। वो सीधे तीसरी मंजिल पर गया। सीधे मेरे कमरे में उसने बार खटखटाया।
पर उसने मेरी आवाज़ नहीं सुनी। उसने धीरे से दरवाज़ा घुमा, दरवाज़ा अनलॉक था। उसने दरवाज़ा खोल कर देखा कि मैं अपनी डेस्क पर बिजी हूँ। जियांग चेन, डिनर टाइम हो गया। मैंने उसकी आवाज़ सुनी। मैंने बस थोड़ा सिर उठाकर उसे एक पल देखा, तो फिर मैं सामने वाले कंप्यूटर को देखते रहा। मैं अभी तक भूखा नहीं हूँ, तो तुम लोग आगे चलो, खा लो। मैं खत्म करने के बाद वो खाएगा। वो मेरे पास आया, उसकी नज़र सामने वाले कंप्यूटर पर घुमा। तो क्या तुम प्लान बना रहे हो? मैं सिर हिलाया। मैंने पहले कभी नहीं किया, तो मैं थोड़ा रस्टी हूँ। वो हंसा। तो मैं इसे बहुत अच्छी तरह जानता हूँ। मेरी बात सुनो, पहले खा लो, तो वो बाद में तुम्हें दिखाएगा, ठीक है? ऐसा सुनते ही मेरी आंखें चमक उठी। तो वो मुझे नीचे ले गया। मैं बहुत जल्दी खा लिया, फिर उत्साह से उसे ऊपर ले गया। तो पर थोड़ी देर बाद मेरी बहन भी हमारे साथ ऊपर आई, कहती हुई कि वो भी मुझे सिखा सकती है। दोनों आपस में बैक फ्रंट बातें हुए तकरार करने लगे, पर माँ ने जल्दी ही उन्हें बुला लिया। माँ बेबस दिख रही थी। वो दोनों बचपन से ही ऐसे ही हैं, ये तुम्हारा काम ना बिगड़ने दूं, इसलिए मैंने पहले ही तुम्हारे लिए रीइंफोर्समेंट बुला ली है। मैं कुछ मिनट बाद मैं बेई लुओ यान के स्टडी रूम में बैठा था। मैं बेबस अपने माथे को पकड़ रहा था, बगल की लड़की को देख रहा था। और माँ ने जो रीइंफोर्समेंट बताया था वो तुम ही थे। बेई लुओ यान ने सोच समझकर सिर हिलाया। ऐसा ही लग रहा है। तो तभी मुझे पता चला कि माँ हम दोनों को सेट अप करने की कोशिश कर रही थी, पर फिर भी मैं थोड़ा हताश महसूस कर रहा था। तो मैं तुम्हारी कंपनी में इंटर्न हूँ और फुल टाइम जॉब का प्लान तुम्हारे यानी कंपनी के सीईओ की मदद से आगे बढ़ रहा है। क्या ये चीटिंग नहीं माना जाएगा? बाई लुओ यान ने एक हाथ से अपना सिर थोड़ा उठाया, तो उसने मुस्कुराते हुए मेरी ओर देखा। हूँ ये थोड़ा अनफेयर लग रहा है। तो मैंने सिर हिलाया। सही है ना? तो शायद मुझे वापस जाकर खुद ही समझ लेना चाहिए। जैसे ही मैं खड़ा हुआ, बाई लुओ यान ने मुझे वापस नीचे खींच लिया और कुर्सी में ही धकेल दिया। और तुम यहाँ तक आए और फिर भागने की कोशिश कर रहे हो। तो मैं थोड़ा शर्मिंदा हो गया। ऐसा नहीं है कि मैं खुद से ही आना चाहता था। बाई लुओ यान के चेहरे पर एक दर्द भरी अभिव्यक्ति चमक गई। तो जियांग चेन ने मुझे बिल्कुल मिस नहीं किया। मैं बेबस की माथे पर थपथपा दिया। तो तुम ज्यादा एक्टिंग कर रहे हो? बाई लुओ यान ने शरारती ढंग से पलकें झपकाई। सच में मुझे लगा मेरी एक्टिंग इतनी बुरी नहीं थी। तो मैं हाथ बढ़ाकर उसकी गाल को चुटकी से पकड़ लिया। मैंने उसके होठों पर चुंबन किया। पहले मैं खुद से ही ट्राई करता हूँ, तो जब मैं कुछ टकरा जाता हूँ तो मुझे नहीं पता। मैं तुमसे पूछूंगा, ठीक है? बाई लुओ यान ने सिर हिलाया। ठीक है। तो मैं उसके बगल की सीट पर बैठ गया और प्लान लिखना शुरू किया। तो बाई लुओ यान ने भी अपना काम हैंडल करना शुरू कर दिया। शायद इसलिए क्योंकि बाई लुओ यान मेरे साथ थी, मुझे बहुत रिलैक्स्ड फील हो रहा था। तो मेरा प्लान लिखने का काम काफी स्मूथली चल रहा था। तो कभी कभी बीच में कुछ ऐसी चीजें आती थी जो मुझे पता नहीं होती थी। तब मैं बड़े प्यार से बाई लुओ यान से पूछ लेता था। बाई लुओ यान की बातें एकदम टू द पॉइंट और क्लियर होती थी, जिससे सब कुछ इजीली समझ आ जाता था। देखते ही देखते काफी लेट नाइट हो गई। बाई लुओ यान ने घड़ी की तरफ देखा। काफी देर हो चुकी थी, पर मुझ में अभी भी फुल एनर्जी थी। वो बेबसी से मुस्कुराई और बाई लुओ यान ने कीबोर्ड पर टाइप करते हुए मेरे हाथ को पकड़ लिया। मैंने कंफ्यूजन में उसकी तरफ मुड़कर देखा। बाई लुओ यान ने घड़ी की ओर इशारा किया। तो तब जाकर मुझे रियलाइज हुआ कि मैं लिखने में कितना खो गया था और काफी रात हो गई थी। और वैसे भी प्लान सबमिट करने की कोई अर्जेंट जल्दी नहीं थी। मैंने फाइल सेव की और कंप्यूटर ऑफ कर दिया। मैंने अपना सामान समेटा और सोने के लिए अपने रूम में जाने की तैयारी करने लगा। तो बाई लुओ यान भी खड़ी हो गई। तो ये कर मैंने फौरन उसे रोक दिया। तो तुम जल्दी रेस्ट करो, मैं अपने रूम में जा रहा हूँ। तो तुम्हें मुझे सी ऑफ करने की जरूरत नहीं है, बाई लुओ यान ने जोर दिया। कोई बात नहीं, इतना ज्यादा स्टेप्स नहीं है ना? मैं फिर भी सिर हिलाया। अलविदा मत देना। तू अभी भी इंजर्ड है? अभी मैं प्लान लिखने में बिजी था। तो मैं तो यह पूछना ही भूल गया कि तेरी वाउंड कैसी है। बेलो यह होंठ हल्के से कर्ल हो गए। लगभग ही ठीक हो गया है, फिक्र मत कर। मैंने उसे चिंता से देखा। आगे ऐसे मूर्ख मत बन। आंटी बाई ने पहले ही बता दिया था कि वाउंड बहुत डीप है। मेरे चेहरे की फिक्र देखकर बेलो यान का टोन सीरियस हो गया, क्योंकि मैं जानता हूँ अगर कोई बुरे इरादे वाला मुझे हिट करे तो तू समझेगी भी, फिर भी दुखी होगी। जियांग चेन, मैं तुझे दुखी नहीं देखना चाहता। तो मैंने उसे देखा। कोई भी कभी इस बात की परवाह नहीं करता था कि मैं दुखी हूँ या नहीं। मेरे दिल में गर्मी आ गई जब मैंने कुछ बोलने के लिए मुंह खोला। बाई लुओ यान ने अपना हाथ मेरे होठों पर रख दिया। यूं मत बोल और कुछ भी मत कह। तो यही मेरा लव स्टाइल है, तुझे बस इसे एक्सेप्ट करना है। मैं मुस्कुराया और वापस पूछा, मैं तुझे पता है मैं क्या कहने वाला था? बाई लुओ यान ने हाँ में सिर हिलाया। अंदाजा लगाना काफी आसान था। मैं उसके साथ हंसा। बहुत आसान अंदाजा था। तो फिर भी अगर मैं नहीं कहूँ तो तुम ऑलरेडी ही जान लेते हो, तो फिर इसे कहा हुआ मान ले। ऐसा कहने के बाद हम एक दूसरे को देखकर मुस्कुरा पड़े। मैंने उसे मुझे बाय नहीं कहने दिया। मैं अकेले बाहर निकलकर सीधे घर की तरफ गया। बाने से पहले लुओ यान ने मेरे माथे पर एक चुंबन लगाया। जियांग चेन, लुओ यान इंटर्नशिप खत्म होने वाली थी, तो हर दिन जब मैं वापस आता तो सबसे पहला काम प्लान को परफेक्ट करना होता था। जियांग ताओ को बिल्कुल भी नर्वस नहीं लग रहा था। वो बस वही किया जो उसे करना था। ऐसा लगा जैसे उसे यकीन हो कि उसे रखा जाएगा। सॉन्ग झाओ अलग था। वो हर दिन बहुत एंक्सियस रहता था। उसने यहाँ तक कुछ छोटे मोटे मिस्टेक्स भी किए और मैनेजर वांग द्वारा कई बार डांटा गया। सॉन्ग झाओ बेताबी से माफी मांगता,
कहता कि वही मिस्टेक दोबारा नहीं करेगा, पर सच्चाई यह थी कि उसने वही मिस्टेक दोहराया नहीं, क्योंकि उसने और भी गलतियां की। मैनेजर वांग ने उसे कड़ाई से डांटा, सोंग झाओ, तुम तो बेसिक मिस्टेक्स भी कर रहे हो, क्या तुम अब यहाँ काम भी करना चाहते हो? अगर नहीं तो अपना सामान पैक कर और अभी मेरी नज़र से दूर हो जाओ। सोंग झाओ बार माफी मांगा। मैनेजर वांग, हाल ही में ठीक से आराम नहीं कर पा रहा हूँ, इसीलिए मैंने स्टैक बना लिया। तो मैनेजर वांग ने अपनी रेस खत्म करने के बाद उसे जाने दिया। जैसे ही सोंग झाओ बाहर निकला, सब देख रहे लोग फटाफट बिजी होने का दिखावा करने लगे। उसको थोड़ा अजीब लगा तो वो बाथरूम चल गया। जैसे ही वो चला गया, ऑफिस तुरंत ही हल्ला बल्ला हो गया और लोगों ने तरह तरह की बातें निकालनी शुरू कर दी। कुछ ने कहा सोंग झाओ दिमागी तौर पर कमजोर है, तो कुछ ने कहा सोंग झाओ की वर्क एबिलिटी खराब है। मैंने सब कुछ देखा बिना किसी दया के। मैंने नहीं सोचा था कि सोंग झाओ ऐसा लेपर्ड है जो कहीं अपने स्पॉट नहीं बदलता। तो वो फिर से मुझे टारगेट कर रहा था। तो सोंग झाओ बाथरूम गया और एक स्टॉल में खुद को लॉक कर लिया। तो दिनों से दबी भावनाएं आखिरकार फट पड़ी। तो उसने दीवार को पंच मार दिया। कई रातों से ठीक से नहीं सो पाया और दिन में इतना काम संभालना पड़ा, तो वो कैसे गलती नहीं कर सकता। अचानक सोंग झाओ की पॉकेट में फोन बजा। वो झटका गया, जल्दी जल्दी अपना फोन निकाला। तो जब उसने देखा कौन कॉल कर रहा है, तो सोंग झाओ की आंखों में डर की झलक आ गई और वो हिचकिचाने की हिम्मत नहीं कर पाया और तुरंत फोन उठाया। हेलो पापा। शुरू में दूसरी तरफ से कोई आवाज नहीं थी। अफेक नशे में दुत आवाज आई, तू बस्टर्ड, इतनी देर क्यों लगाई फोन उठाने में? सोंग झाओ ने धीमी आवाज में समझाया, पापा मैं काम पर हूँ, मैं तेरे अपना सांस बर्बाद नहीं करूंगा। तुम्हें मेरे पास मनी खत्म हो गई है, जल्दी कर और मनी भेज दे। हालांकि सोंग झाओ को ये उम्मीद थी, फिर भी जब उसके पापा ने कहा कि उनके पास मनी खत्म है, तो सोंग झाओ पूरी तरह से हैरान रह गया। मैंने अभी कुछ दिन पहले ही तुम्हें 2000 भेजे थे। दूसरे की आवाज तेज हो गई, तो 2000 तो मेरे लिए एक राउंड ड्रिंक भी नहीं चल पाते। बकवास भर दे रहा है या नहीं? तो अगर नहीं दिया तो वो आकर तुझे ढूंढ लेगा। जैसे ने सुना कि उसके पापा उसे ढूंढने आना चाहते हैं, सोंग झाओ की पीठ ठंडी पसीने की परत छा गई। वह जल्दी जल्दी बोला, ठीक है, वो तुरंत ही तुम्हें मनी भेज देगा, आओ। लिन ने ठंडे अंदाज में ठहाका लगाया, मुझे पता था कि तेरे पास अभी भी मनी है, जल्दी कर, मेरे दोस्ती के प्लान है। ऐसा कहकर लिन पापा ने कॉल काट दी और सोंग झाओ ने अपना फोन देखा। उसका दिल इतना दर्द कर रहा था कि सांस लेना मुश्किल हो गया। सोंग झाओ ग्रेजुएट करके जॉब शुरू करने के बाद से फादर लिन हर कुछ दिनों में उससे पैसे मांगता रहता था। अगर सोंग झाओ कहे कि उसके पास पैसे नहीं बचे या नहीं देगा, तो फादर लिन धमकी देगा कि वो आकर ढूंढ लेगा। भले ही वो अंदर बैठा था, सोंग झाओ को देर करने की हिम्मत नहीं हुई, तो उसने फादर लिन के कार्ड में और 200 युआन ट्रांसफर कर दिया। ट्रांसफर करने के बाद उसने अपनी जॉब के बारे में फिर से सोचा, थोड़ा सेट हो गया और ऑफिस वापस चला गया। जैसे ही सोंग झाओ आया, सब फिर से बजी हो गए। सोंग झाओ को उनके एक्सप्रेशन देखना हिम्मत नहीं हुई। वो जल्दी जल्दी अपनी डेस्क की तरफ चल पड़ा। सिर्फ इतना कि जब वो मेरी डेस्क के पास से गुजरा, तो अनजाने में कुछ चीजें गिरा दी। उनमें से एक यूएसबी ड्राइव थी। सोंग की आंखों में एक चमक झलक गई। उसने इधर उधर देखा, लेकिन जियांग ताओ कहीं नहीं दिखा। बाकी कॉलिग्स अभी भी अपने काम में बजी थे। वो यूएसबी ड्राइव को घूरता रहा और उसे उठाने के लिए हाथ बढ़ाया, तो उसने उसे अपनी पॉकेट में डाल दिया। जब मैं ब्रेक रूम से वापस आया, तो देखा सोंग झाओ मेरी डेस्क के सामने स्क्वैट करके फर्श पर बिखरी चीजें उठा रहा था। मैं जल्दी जल्दी वहां चला गया। सोंग झाओ ने मेरे फुटस्टेप्स सुने। वो तुरंत सिर घुमा दिया, झांग चेन, सॉरी, अब मैं अनजाने में तेरी चीजें गिरा दिया। पर टेंशन मत ले, कुछ भी टूटा नहीं है। सोंग झाओ ने उठाए हुए आइटम्स मुझे सौंपे। मैंने उन्हें ले लिया और आराम से चेक कर लिया, तो कोई चीज मिसिंग या टूटी नहीं थी। मैं भी उसे ज्यादा प्रेशर नहीं देना चाहता था। फिर मैं बैठ गया और काम चलता रहा। सोंग झाओ अपने डेस्क पर वापस गया, क्योंकि उसे गिल्ट फील हो रहा था। सोंग झाओ अनजाने में अपनी मुट्ठी कस लेता है। उसकी हथेलियों में बहुत समय से पसीना लिपटा हुआ था। वो कोने से झलकते हुए मेरी ओर देखता रहा, तो मैं उसे नोटिस करने से पहले ही वो तुरंत आंखें हटा लेता था। ये सब कई बार दोहराता रहा, जब तक काम से निकलने का टाइम नहीं आया। तो सोंग झाओ अभी तक अपना काम खत्म नहीं किया था। मैं अपने सामान को सॉर्ट कर रहा था, घर जाने की तैयारी कर रहा था। मेरे पीछे से सोंग झाओ की आवाज आई, जियांग चेन, एक मोमेंट रुक, ये तो हमारे बीच टकराव के बाद की बात है। पहली बार जब सोंग झाओ ने एक्टिवली मुझे बुलाया, मैं घुमा और मेरा एक्सप्रेशन नीरस रहा। तो कोई प्रॉब्लम है क्या? मेरा टोन पोलाइट था पर थोड़ा डिस्टेंट। सोंग झाओ एक पल हिचकिचाया, फिर भी बोल पड़ा, तेरी प्लान फिनिश हो गई। मैं उसकी ओर देखा। लंबे सेकंड के बाद मैं सिर हिलाया, लगभग खत्म हो गया। असल में मैं अभी तक खत्म नहीं किया था, वो बस सोंग झाओ ने पूछा था, तो मैं बस झटपट जवाब दे दिया। और पता नहीं ये मेरी इमेजिनेशन थी या नहीं, पर मुझे लगा कि जब बोला कि प्लान खत्म हो गया, तो वो सच मान लिया। सोंग झाओ का एक्सप्रेशन बहुत ज्यादा रिलीव्ड लग रहा था। सोंग शाओ अजीब तरह से अपने हाथों को रगड़ रहा था। तो जब मैं अपना प्लान लिख रहा था, तो मुझे कुछ प्रॉब्लम्स आ गए। क्या तुम कर पाओगे? मैं तुरंत ही रिजेक्ट कर दिया, मैं नहीं कर सकता, सॉरी। तो मेरे पास तुम्हारी मदद करने का टाइम नहीं है, तुम्हें अभी भी अपना प्लान खुद ही पूरा करना चाहिए। ऐसा कहकर मैं घुमा और सीधे ही निकल गया। सोंग शाओ वहीं खड़ा
मेरी तरफ देखता रहा जब मैं आंखों में कॉम्प्लिकेटेड एक्सप्रेशन लेकर दूर चला गया। तो इस छोटी सी घटना के कारण घर पहुंचते ही सबसे पहले मैंने यूएसबी को अपने कंप्यूटर में लगाया। मैं अंदर की कंटेंट्स को पूरी तरह चेक किया। कोई अजीब चीज नहीं थी। मैं थोड़ा सा भौं में चढ़ा ली। क्या ये इसलिए है कि मैं बहुत सेंसिटिव हो रहा हूँ? चाहे मैं सेंसिटिव हूँ या नहीं, फिर भी मेरे अंदर एक सावधानी की फीलिंग उठी। तो मैं अपने कंप्यूटर पर प्लान को देखा। अचानक मेरे दिमाग में एक आइडिया फ्लैश हो गया। तो दिन बीतते गए क्योंकि फाइनल टेस्ट नजदीक आ रहा था। हम तीनों एक दूसरे से ज्यादा कूल होते गए। पहले हमेशा बहुत नर्वस रहने वाले सॉन्ग जाओ भी पिछले कुछ दिनों में काफी बेहतर हो गया। वो कम से कम उसकी मिस्टेक्स की फ्रीक्वेंसी घट गई थी। वह मैनेजर वांग से भी कम डांट खा रहा था। तो एक झटके में इंटर्नशिप अपने फाइनल डे वही दिन था जब अपने प्लान्स प्रेजेंट करने थे। तो बस जब मैं मीटिंग रूम में घुसी तो देखा कि मैनेजर वांग के बगल में मेरा बड़ा भाई खड़ा था। वो जियांग ताओ और सोंग शाओ तुरंत बाद अंदर आए। जब उन्होंने जी यांग को चेयरमैन की सीट पर बैठा देखा तो उनके चेहरे सब डार्क हो गए। तो उन्हें सबको पता था जियांग ई यांग और मेरे बीच का रिलेशनशिप। ऐसे इंपॉर्टेंट दिन में जियांग ई यांग को देखकर उन्होंने पहले से ही कुछ इम्प्लिसिटली समझ लिया। मतलब मेरा प्लान कैसे भी लिखा हो, मुझे जरूर स्टे करने की इजाजत मिल जाएगी। जियांग ताओ और सोंग शाओ बहुत अपसेट थे। जियांग ताओ ने ठंडे ढंग से स्नॉट किया और एक साइड में बैठ गया। सोंग शाओ की बात करें तो उसने मेरे बैग को थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड नजर से देखा, पर जल्दी ही एक जगह बैठ गया। मैंने भाई को एक झलक दी, चुपके से एक लुक एक्सचेंज किया और फिर एक जगह बैठ गया। कि कुछ सीनियर एम्प्लॉयज को भी बैठने की इजाजत मिली। प्लान के फाइनल अप्रूवल या ना होने का फैसला अभी भी मैनेजर वांग और कुछ सीनियर लीडर्स, जिसमें मेरा भाई भी शामिल है, की राय पर डिपेंड करता है। हमने एक करके लॉट ड्रॉ किया ताकि ऑर्डर तय हो सके। जियांग ताओ पहले नंबर पर था, सोंग झाओ दूसरे पर और मैं लास्ट था। पहला नंबर आने पर जियांग ताओ थोड़ा डिससेटिस्फाइड था, पर फिर भी वो अपना लैपटॉप लेकर गया और उसे प्रोजेक्टर से कनेक्ट किया। जियांग ताओ ने सबके सामने अपना प्लान प्रेजेंट किया और फिर उसने प्लान का कंटेंट समझाना शुरू किया। ये सब सुनने के बाद नीचे बैठे मैनेजर्स और स्टाफ लगातार सिर हिला रहे थे। वो काफी सेटिस्फाइड लग रहे थे। सिर्फ मेरे भाई ने अपनी थ्योरियां चढ़ाई और कुछ नहीं बोला। जियांग ताओ अपनी प्रेजेंटेशन खत्म करके जाने ही वाला था कि तभी मेरे भाई ने उसे वापस बुला लिया। तो उन्होंने तुरंत कुछ सवाल पूछ लिए। तो क्या तुम उन सवालों का जवाब दे सकते जो मैंने अभी उठाए हैं? जियांग ताओ को उम्मीद नहीं थी कि कोई क्वेश्चन सेशन भी होगा। तो उसने मैनेजर वांग की तरफ देखा। क्या मुझे जवाब देना जरूरी है? मैनेजर वांग कुछ बोल पाती, उससे पहले ही भाई बोल पड़े। प्लान तुम्हारा है और मैं बस कुछ सवाल पूछ रहा हूँ और तुम अभी से जवाब नहीं दे पा रहे। तो क्या ये प्लान वाकई तुमने खुद लिखा है या नहीं? भले ही जियांग ताओ का मन नहीं था, पर फिर भी उसने मेरे भाई के सवालों के जवाब दिए। जवाब उतने अच्छे नहीं थे, पर जैसे तैसे उसने काम चला लिया। जियांग ताओ के बाद सोंग झाओ की बारी थी। उसका चेहरा उतरा हुआ था। सोंग झाओ ने शांत दिखने की कोशिश की और ऊपर गया, पर वो काफी देर तक हाथ पांव मारता रहा और प्रोजेक्टर कनेक्ट नहीं कर पाया। तो उसकी अजीब हरकत की वजह से वहां मौजूद कई लोगों के चेहरे खराब हो गए। सोंग झाओ ने आखिरकार जैसे तैसे प्रोजेक्टर कनेक्ट कर ही लिया और बस जैसे ही उसने अपना प्लान डिस्प्ले किया, मैं झटके से अपने पैरों पर खड़ा हो गया। मेरे चारों ओर बैठे लोग सब हैरान हो गए थे। सबने मुझे उलझे हुए आंखों से देखा। सामने बैठा जियांग ई यांग भी भौहें सिकोड़ रहा था, जबकि सोंग जाओ ने अभी इंट्रोडक्शन ही दिखाया था। उसे भी पता चला कि ये वो वर्जन है जो उसके छोटे भाई ने फाइनल करने से पहले था। पिछली बार मैंने सोंग जाओ को हल्का सा पेनलाइज किया था, पर ये बंदा बिल्कुल भी इसे सीरियसली नहीं ले रहा था। वो भाई का एक्सप्रेशन कड़क हो गया। मैनेजर वांग और बाकी सीनियर लीडर्स को समझ नहीं आया कि क्या हो रहा है। पेपे भाई की बुरी एक्सप्रेशन देखकर उन्हें पता चल गया कि कुछ ना कुछ तो हुआ होगा। मेरी रिएक्शन देखकर उनके दिमाग में एक बुरा थॉट आया। मैं तुरंत सौ के सामने दौड़ता हुआ गया और उसकी कलाई पकड़ ली। मेरी नजर ब्लेड जैसी तेज थी, तो वो शांति से देखने की कोशिश कर रहा था। जियांग चेन, तुम कह रहे हो कि ये प्लान तुम्हारा है, क्या तुम्हारे पास कोई प्रूफ है? मैंने ठंडे अंदाज में स्नॉट किया। मेरे कंप्यूटर में असली फाइल मेरे पास है, तो तुम मुझे बताओ अगर मेरे पास प्रूफ है। मैं अपनी सीट पर वापस गया, लैपटॉप निकाला, प्रेजेंट करने वाला था, पर अचानक जहां मैंने सेव किया था वो फाइल गायब थी। प्लान वाला फोल्डर खाली था। सोंग जाओ ने मेरी ओर देखा और जियांग चेन पर आरोप लगाना शुरू कर दिया। तुम, मुझे पता है तुम मुझसे नफरत करते हो, पर तुम इस तरह की ट्रिक से मुझे फ्रेम नहीं कर सकते। मैंने सोंग जाओ के चेहरे को देखा और दांत कस लिए। तो मैं नहीं सोच रहा था कि सोंग जाओ मुझे फ्रेम करेगा। तुम ही तो साफ तौर पर मेरे प्लान को चुराए हो, फिर भी तुम कह रहे हो कि मैं तुम्हें फ्रेम कर रहा हूँ। सोंग जाओ ने इसे मानने से इनकार कर दिया। जियांग चेन, इस प्लान का तुम्हारा होने का क्या प्रूफ है तुम्हारे पास? सोंग जाओ ने कहा, क्योंकि उसे पूरा यकीन था कि मेरे पास कोई प्रूफ नहीं है। मैं कुछ सेकंड चुप रहा, फिर अचानक गहरी सांस ली। मैंने सोंग जाओ की ओर देखा। अगर तुम कहो कि प्लान तुम्हारा है तो चलो दोनों मिलकर इसे प्रेजेंट करें। सोंग जाओ हैरान रह गया, पर जल्दी ही गर्दन सीधी करके बोला, ठीक है, असली फेक नहीं हो सकता और फेक असली नहीं बन सकता। यह प्लान मेरा है, मैं इसे प्रेजेंट कर सकता हूँ।
मैंने सिर हिलाया, लैपटॉप उठाया और अपनी सीट पर वापस गया। मैंने चुपके से अपने भाई के साथ एक नज़र का आदान प्रदान किया। भाई समझ गया, उसने फ़ोन निकाला और एक टेक्स्ट मैसेज टाइप किया भेजने के लिए। फिर सबने देखा जैसे सॉन्ग जाओ ने प्रेजेंटेशन शुरू किया। तो मुझे कहना पड़ेगा, जो प्लान मैंने लिखा था वो बहुत बढ़िया था। अगर ये वाकई सॉन्ग जाओ ने लिखा हो तो बाइक ग्रुप में उसके रहने का दामन पक्का हो जाता। उस पर अभी जो हुआ उसके बाद सबको समझ नहीं आ रहा था कि अब सॉन्ग जाओ पर भरोसा करें या नहीं। मैं भी उसे एक चीज के लिए क्रेडिट देना पड़ा। सॉन्ग जाओ में दिमाग की थोड़ी किल्ली थी, तो उसे पता था कि मेरे प्लान को चुराने के बाद उसे पूरी तरह से पढ़ना पड़ेगा ताकि मेरा काम अपना बना सके। मेरे भाई और कुछ सीनियर लीडर्स ने भी सवाल पूछे। सॉन्ग जाओ ने सबका जवाब दे दिया और उसके जवाब एकदम फ्लॉलेस थे। फिर मेरी बारी आई। मैं अभी तक स्टेज पर नहीं गया था, तो जब सब लोग सोच रहे थे तभी मीटिंग रूम के बाहर से कोई अंदर आया। एक साफ सुथरे सूट वाला आदमी अंदर आया। वो सीधे मेरे भाई के पास गया और उसे एक लैपटॉप दे दिया। तो मेरे भाई ने लैपटॉप उठाया और खोल दिया। वो सीधे मेरे पास खड़े होते ही मुझे दे गया। प्रेजेंटेशन के लिए स्टेज पर जाने से पहले मेरे भाई ने बिना हिचकिचाए मेरे कंधे पर थपथपा दिया। चलो दिखा, मैं तेरी काबिलियत पे भरोसा करता हूँ। मैंने भाई को मुस्कुराते हुए जवाब दिया। मैंने लैपटॉप उठाया और प्रोजेक्टर की तरफ चल पड़ा। मैंने आसानी से डिवाइस कनेक्ट कर लिया और सबको बोला, सबका टाइम बर्बाद करने के लिए सॉरी। अब मैं अपना प्लान प्रेजेंट करने वाला हूँ। जैसे ही मैंने प्लान खोला, सबको एक प्रपोजल दिखा जो सॉन्ग जाओ के पहले वाले प्लान जैसा ही था। संदेह भरी एटीट्यूड के साथ सब सुनते रहे। सॉन्ग जाओ नीचे बैठा नर्वस होकर अपनी मुट्ठी कस ले रहा था। तो उसने कभी सोचा नहीं था मेरे कंप्यूटर की डॉक्यूमेंट असली नहीं थी, तो उसने मेरे कंप्यूटर से फाइल डिलीट कर दी थी, पर एक बैकअप कॉपी अभी भी बची थी। तो सॉन्ग जाओ की बेचैनी के विपरीत बाकी शुरुआती शंकाओं से एडमिरेशन की तरफ बदल गए। भले ही मेरा प्लान सॉन्ग झाओ वाले जैसा ही था, लेकिन आंखों वाले कोई भी देख लेगा कि मेरा प्लान ज्यादा परफेक्ट है और मेरी कॉन्फिडेंट अदा से सबको लग रहा है कि मैं असली क्रिएटर हूँ। प्लेजरिज्म कहीं भी हो, वो एकदम घिनौना काम है। सॉन्ग झाओ को साफ साफ पता चल रहा था कि सबकी निगाहें उस पर टिकी हैं। उनमें पूरी तिरस्कार और घिनौना भाव था। मेरी प्रेजेंटेशन खत्म करने के बाद मेरे भाई और कुछ सीनियर एग्जीक्यूटिव्स ने वैसे ही मेरे से कुछ क्वेश्चन पूछे। मेरे जवाब सॉन्ग झाओ के जवाबों से जो बस सबको दोहराते थे, मेरे जवाब ज्यादा परफेक्ट थे। तो मेरे भाई खड़े हुए ताली बजाते हुए बोले, बेस्ट कहा। कुछ और सीनियर एग्जीक्यूटिव्स भी एक एक करके खड़े हुए और ताली बजाने लगे। मेरे भाई की शक्ल भी पूरी प्राउड लग रही थी। मेरी ग्लोरी का मोमेंट देख के अब वायलेंस से निपटने का टाइम आया। तो मेरे भाई का एक्सप्रेशन तुरंत बदल गया। उसकी तेज नर सीधे सॉन्ग झाओ पटी की। सॉन्ग झाओ, अब तू एक्सप्लेन कर, तू जियांग चेन का प्लान क्यों प्लेजराइज किया। जैसे ही उसने ये कहा, सबकी नर सॉन्ग झाओ की ओर मोड़ ली। सॉन्ग झाओ का बॉडी अचानक कड़क गया, पर उसने कूल एक्सप्रेशन बनाए रखने की कोशिश की। प्रेसिडेंट जियांग, तुम क्या बोल रहे हो? मुझे नहीं पता, मुझे भी नहीं पता क्यों। मेरे प्लान, मेरे भाई ने बीच में टोक दिया। तो तू कह रहा है कि तू प्लान का कारण नहीं जानता, तो तुम्हारे अपने हाथों से लिखा हुआ जियांग चेन वाले जैसा ही है। सॉन्ग झाओ, क्या तुम्हें लगता है मैं आसानी से फंस जाता हूँ, या तुम्हें लगता है हम सब आसान फंसने वाले हैं? तो मेरे भाई के सवालों से सॉन्ग शियाओ चुप्पी में रह गया। प्रेसिडेंट जियांग, मुझे पता है तुम और जियन की अच्छी रेशनशिप है, पर क्या यही वजह है मुझ पे निशाना लगाने की? जब उसने अपना प्लेजरिज्म साफ नहीं समझा पाया, सॉन्ग शियाओ तुरंत ही ध्यान को कहीं और मोड़ने की कोशिश कर गया। मेरे भाई के बोलने का इंतजार भी नहीं किया। तो सॉन्ग शियाओ ने मुझको देखा। इस ऑफिशियल इल्यूशन के लिए हर किसी को अपनी खुद की क्षमताओं पर भरोसा करना पड़ता है। उसने प्रेसिडेंट जियांग पर भरोसा किया। तो तुम्हें नहीं लगता कि ये दूसरों के लिए अनफेयर है? मैंने सॉन्ग शियाओ को ठंडे दिल से देखा। क्या ये फेयर है कि तुमने मेरा प्लान चुरा लिया, या तुम्हें लगता है मुझे तुम्हारी गलती के नतीजे उठाने चाहिए? तो तुम्हें यहाँ रहने का हक नहीं, इसलिए तुम मुझे भी रहने नहीं दोगे क्या? बस इतना ही? मैंने फिर से बात को वापस ले आया। मैं वकूफ नहीं हूँ, मुझे पता था सॉन्ग शियाओ का सब्जेक्ट बदलने का मकसद क्या था। सॉन्ग झाओ का एक्सप्रेशन तुरंत ही गंदा हो गया। तो उसने कहा कि मेरे पास मेरे भाई की मदद थी, इसलिए मेरी परफॉर्मेंस काउंट नहीं होनी चाहिए। और मैंने कहा कि सॉन्ग शियाओ ने प्लेजरिज्म किया है, इसलिए उसकी परफॉर्मेंस भी काउंट नहीं होनी चाहिए। सिर्फ जियांग ताओ ने एक भी शब्द नहीं कहा। वो सिर्फ यही उम्मीद कर रहा था कि सॉन्ग शियाओ और मैं दोनों भी कॉर्पोरेशन छोड़ दें। कि कुछ सीनियर एग्जीक्यूटिव्स एक दूसरे को देखे, फिर सब मेरे भाई की ओर देखे। लगता था कि सब मेरे भाई के डिसीजन का इंतजार कर रहे थे। इसे देखकर सॉन्ग झाओ आखिरकार अपना कूल रख नहीं सका। वो चिल्लाया, जियांग यांग को अनफेयर ठहराते हुए और मुझ पे इस इवैल्यूएशन को पास करने के लिए चुपके से शैडी तरीके इस्तेमाल करने का इल्जाम लगाया। मेरे भाई ने सॉन्ग झाओ को ठंडे अंदाज में देखा और अचानक बोला, सॉन्ग झाओ, तो वही था जिसने जियांग चेन के कंप्यूटर से फाइल्स डिलीट की थी, है ना? तो कोई भी नहीं सोचा था कि मेरा भाई अचानक ये बात उभारेगा। सॉन्ग झाओ का चेहरा तुरंत ही फीका पड़ गया, पर वो अभी भी हठी रहा। प्रेसिडेंट जियांग, तेरे पास कौन सा प्रूफ है कि तू सिर्फ इसलिए नहीं कर सकता कि तेरे और जियांग चेन का रिलेशनशिप अच्छा है? मेरे भाई ने अब और रोका नहीं।
आगे बढ़कर सोंग जाओ को थप्पड़ मार दिया। उस लाइन के अलावा तेरे पास और कुछ कहने को नहीं है क्या? जियांग चेन और मेरा रिलेशनशिप बढ़िया है, क्या मुझे तुझे इशारा करना पड़ेगा? मैं तुझसे बहुत टाइम तक सहन कर रहा हूँ, क्या तू सच में सोचता है कि मेरे पास प्रूफ नहीं है? ऐसा कहकर मेरे भाई ने फोन निकाला और एक वीडियो दिखाया। उसने उसे सीधे मीटिंग रूम की स्क्रीन पर प्रोजेक्ट किया। लंच ब्रेक के दौरान खाली ऑफिस का फायदा उठाते हुए वो मेरे कंप्यूटर वाले कोने में गया तो उसने मेरी प्रेजेंटेशन के लिए जो प्लान्स थे सब डिलीट कर दिए। और भी डर था कि मेरे पास यूएसबी में बैकअप हो सकता है। उसने मेरी बैग में यूएसबी ढूंढ ली। कंप्यूटर से कनेक्ट करने के बाद उसने जल्दी अंदर की फाइल्स देखी और फिर उसने एक क्लिक में सब कुछ डिलीट कर दिया। मैंने सोंग जाओ को एक जटिल एक्सप्रेशन के साथ देखा। अचानक मुझे याद आया, जब मैं आखिरी बार अपने वर्क स्टेशन पर सोंग जाओ को देखा तो वो प्लान उस दिन उसके द्वारा ले लिया गया होगा। जैसे ही मैं सोच रहा था कि मेरा भाई अगला वीडियो प्ले करेगा, सबको साफ साफ दिख रहा था सोंग जाओ ने वो यूएसबी फ्लोर से उठाया, थोड़ी देर बाहर गया, फिर वापस आया और कूल करके उसे उसी जगह रख दिया। वो 2 वीडियो सोंग शाओ की प्लेजरिज्म का अनक्लेमेबल प्रूफ थे। उसका चेहरा फीका फीका हो गया जब वो जमीन पर गिर पड़ा। कोई वीडियो पर शंका उठाए। मेरे भाई ने बताया कि जो डॉल उसने मुझे दी थी उसमें माइक्रो कैमरा लगा हुआ था। ये एक प्रिकॉशन था कि ऐसे केस दोबारा ना हो। सच्चाई ने दिखा दिया कि मेरा भाई बिल्कुल सही था। मैनेजर वांग 2 कदम आगे बढ़ा तो उसने सोंग शाओ को सख्त एक्सप्रेशन से देखा। सोंग शाओ, मैं आधिकारिक तौर पे बता रहा हूँ कि तुम्हें निकाल दिया गया है। अपनी चीजें पैक करो और आज ही कंपनी से निकल जाओ। सोंग शाओ का शरीर कांप रहा था। जब उसने ऊपर देखा, उसका चेहरा शीट जितना सफेद था तो वह सभी मौजूद लोगों को एकदम ट्रेजिक नजर से देख रहा था। आखिरकार उसकी नजर मेरे ऊपर पड़ गई। वह जमीन से अचानक कूद कर रैपिडली मेरे सामने धड़ाम से आ गया। झांग चेन, सब कुछ तेरी गलती है, तेरी वजह से ही मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ। क्यों नहीं मर जाता? सोंग जाओ ने हाथ उठाया, पर वो मुझे मार नहीं सका क्योंकि मैंने पहले ही उसकी कलाई कसकर पकड़ ली थी। फिर मैंने उसकी चेहरा पर एक पंच मार दिया। वो पंच बहुत जोरदार था जिससे सोंग जाओ की आंख की सॉकेट सूज गई। झाओ डर के मारे 2 कदम पीछे हट गया। जैसे वो पंच उसके अपने चेहरे पर भी लगा हो तो उसकी मेरी तरफ नजर में भी थोड़ा डर झलक रहा था। सोंग जाओ की आंखों में बुराई की चमक थी। जियांग चेन, क्यों? हमारी परिस्थितियां एक जैसी क्यों हैं? तो पर हमेशा मेरे से एक कदम आगे रहता है। तो मैं भरोसा नहीं करता था, मैं भरोसा नहीं करता। क्या ये इसलिए नहीं कि तू प्रेसिडेंट जियांग को पकड़ ले, इसलिए आज तेरे पास ये सब है? मैं बस होकर एक लंबी सांस ली। सोंग जाओ, तू गलत है। मैं हर चीज में तुझे पीछे छोड़ सकता हूँ क्योंकि मैं शुरू से ही तुझसे बेहतर था और ज्यादा मेहनत करता रहा हूँ। अपनी अयोग्यता के लिए बहाने बनाना बंद कर। खुद को ऐसे ही कब तक देखता रहेगा? सोंग शाओ ने पागल की तरह इनकार कर दिया। ऐसा नहीं है, तो मैं अयोग्य नहीं हूँ, दोस्त तुम्हारा है, तुम ही हो। तुम इंटर्नशिप इतनी आसानी से कर पाए बस इसलिए क्योंकि तुम्हारे पीछे कोई तुम्हें सपोर्ट कर रहा था। तो मैं तुम्हारे जितना चालाक नहीं हूँ। मैं सामने खड़े सोंग शाओ को देख के बेबस सिर हिलाया। मैंने सोंग शाओ का हाथ धक्का देकर दूर कर दिया। जो मन करे सोच ले। सोंग शाओ धक्का खाकर लटकी लेकिन जमीन पर नहीं गिरा। तो उसने होंठ चुटके और उसकी नजर सभी मौजूद लोगों पर टिकी। उसे पता था कि अब वो बाई कॉर्पोरेशन में नहीं रह सकता। पिछले समय में उसकी सारी मेहनत बेकार हो गई, पर सोंग शाओ इसके लिए हार नहीं मान रहा था। जियांग चेन, तुम और मेरे बीच ये खत्म नहीं हुआ। भले ही मैं बाई कॉर्पोरेशन छोड़ दूं, मैं तुम्हें चैन से नहीं रहने दूंगा। बात खत्म करने के बाद सोंग झाओ ने अपना सामान उठाया और मीटिंग रूम से दौड़ते हुए बाहर निकल गया। तो मैंने सुना कि सोंग झाओ ने मीटिंग रूम छोड़ते ही तुरंत अपना सामान पैक किया और कंपनी से बिना पीछे देखे निकल गया। भाई फिर से नाराज होकर भौवें सिकोड़ लेता है। उसने सोंग झाओ की मेरी तरफ की धमकी सुनी थी। उसे लगा कि सोंग झाओ का पीछा करने के लिए किसी को रखना जरूरी है। अगर वो सही रहेगा तो ठीक, नहीं तो भाई को कोई ट्रिक इस्तेमाल करके उसे सुलझाने में कोई दिक्कत नहीं होगी। तो जब कोई ध्यान नहीं दे रहा था, मैंने भाई की मंशा को नोटिस कर लिया। मैंने उसे एक सिग्नल दिया और भाई तुरंत समझ गया। वो बेबस होकर सिर हिलाया। अंगसियाओ चला गया। जियांग ताओ और मैं दोनों ने सफलतापूर्वक ऑफिशियल जॉब पकड़ ली। जियांग ताओ को पता चला कि उसे हायर कर लिया गया तो उसके चेहरे की स्माइल बहुत साफ दिख रही थी। मीटिंग रूम से निकलते ही वो चुपके से सीढ़ियों की तरफ गया और किसी को कॉल किया। तो बेबी, तू बिजी है क्या? लाइन के दूसरे साइड वाले ने क्या कहा मैं नहीं जानता। जियांग ताओ के चेहरे की स्माइल और भी चौड़ी हो गई। तो मुझे पता है तू बहुत बिजी होगा। इतनी बड़ी कंपनी सिर्फ तुझ पर ही भरोसा करती है। बिल्कुल तू बिजी है। मैं कॉल किया था तुझे बताने के लिए कि मैं सफलतापूर्वक यहाँ रुक गया हूँ। तो दूसरे साइड वाले ने कुछ और कहा और जियांग ताओ की स्माइल और भी खुश हो गई। तो मैं तुझे काम करते हुए परेशान नहीं करूंगा। आज रात मिलते हैं, लव यू। फोन काटते ही जियांग ताओ स्वैगर मोड में ऑफिस की तरफ चला गया। सीढ़ियों में उसने ध्यान नहीं दिया। कोने में एक और आदमी स्क्वाट कर बैठा था। जैसे ही काम से निकलने का टाइम आया, मैंने अपना सामान पैक के घर की ओर चल पड़ा। ऑफिशियल जॉब मिलने का जश्न मनाने के लिए मेरे पेरेंट्स ने बेस्ट होटल बुक कर रखा था मेरे साथ सेलिब्रेट करने को। तो मैं लिफ्ट लेकर नीचे अंडरग्राउंड पार्किंग गैरेज तक गया कि दूर से मैंने देखा कि मेरे फैमिली की कार वहीं पार्क हुई थी। तो मैं आगे बढ़ने ही वाला था जब पीछे से एक जान पहचान वाली आवाज अचानक चिल्लाई, जियांग चेन, तो तू यहाँ क्या कर रहा है?
मेरे चेहरे की स्माइल तुरंत गायब हो गई। तो मैंने मुड़कर जियांग ताओ को देखा और शांति से कहा, मैं यहाँ क्यों नहीं हो सकता। जियांग ताओ ने 2 बार इधर उधर देखा, फिर अचानक से स्नीयर किया, वो ये मत कहना कि तुम्हारी कोई कार यहाँ पार्क है। मेरे एक्सप्रेशन बिल्कुल भी नहीं बदले। यहाँ मेरी कार पार्क है या नहीं उससे तुम्हें क्या तुम समंदर के पास रहते हो, इतने नोजी क्यों हो रहे हो। तो तभी एक औरत चलकर आई और इंटीमेटली जियांग ताओ की बाहों में समा गई। क्या हुआ? जैसे ही जियांग ताओ ने देखा कि वो कौन है, उसका एटीट्यूड तुरंत बदल गया। उसने धीरे से उस औरत के सिर को सहलाया। कुछ नहीं यार, बस एक बेचारे गरीब बंदे से टकरा गया। मैंने जियांग ताओ की बाहों में उस औरत की तरफ ऊपर देखा। ऑर्डिनरी लुक्स और ऑर्डिनरी टेम्परामेंट। तो उस औरत की नजरें मुझ पर पड़ी और उसकी आंखों में सरप्राइज की एक झलक दिखी। जियांग ताओ ने ये देख लिया और उसे थोड़ी गिल्ट फील हुई। उसने जल्दी से उस औरत को और जोर से हक कर लिया। मैं तुम्हें किसी और मर्द की तरफ देखने नहीं दूंगा, तो तुम सिर्फ मुझे देख सकती हो। ये देखकर उस औरत ने तुरंत अपनी नजरें हटाई, स्माइल की और क्यूटली एक्ट करने लगी। कि जियांग को डर था कि अगर वो और देर रुके तो वो औरत मुझ में इंटरेस्टेड हो जाएगी, इसलिए वो उसे जल्दी से खींच कर ले गया। कि उसने ये नहीं देखा कि जब वो औरत मेरे पास से गुजरी, उसने मेरे हाथ में एक बिजनेस कार्ड थमाया, पर मैंने आधा स्टेप पीछे लेकर उसे जमीन पे गिरा दिया। मैंने उसकी तरफ एक बार देखा तक नहीं, मुझे ये सब बहुत अनलकी लगा। मैं अपनी फैमिली कार की तरफ बढ़ा। जैसे ही मैंने गाड़ी का दरवाजा खोला, मुझे एक फेमिलियर चेहरा दिखा। पिछली सीट पर चढ़ गया और बाई लुओ यान के बगल में बैठ गया। ड्राइवर काफी समझदार था, उसने तुरंत पार्टीशन ऊपर कर दिया। कार जल्दी से पार्किंग गैराज से बाहर निकल गई। लुओ यान ने अपना लैपटॉप एक तरफ रख दिया तो वो उठी और मेरी गोद में बैठ गई। फिर उसने ऊपर देखकर मेरे गाल पर किस किया। क्या तुम थक गए हो? मैंने अपना सिर हिलाया। थका नहीं हूँ, पर तुम मेरी फैमिली कार में क्या कर रही हो? बाई लुओ यान मुझे देखकर स्माइल करने लगी। आंटी जियांग ने कहा कि आज रात हम तुम्हारे लिए सेलिब्रेट कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि मेरा वहाँ होना बहुत जरूरी है। अगर तुम्हें यकीन नहीं है तो हम वापस जाकर देख सकते हैं। लुबाई लुओ यान धीरे से हंसी और मेरी बाहों में और थोड़ा सिमट गई। जरूरत नहीं है, मुझे पता है तुमने उसे एक्सेप्ट नहीं किया। मेरे जियांग चेन को तो हर कोई देखते ही पसंद कर लेता है। मुझे लगता है मुझे तुम कड़ी नजर रखनी पड़ेगी। मैंने हाथ बढ़ाकर उसके गाल पर उंगली मारी। हमारी मिस बाई के पास भी ऐसी इनसिक्योरिटी वाले मोमेंट्स होते हैं। बाई लोयान ने इस बात से मना नहीं किया। जब मैं तुम्हारे सामने होती हूँ तो सच में मेरा कॉन्फिडेंस लो हो जाता है, क्यों मुझे उम्मीद नहीं थी कि बाई लोयान इतनी आसानी से ये बात मान लेगी। उसका ये उतरा हुआ चेहरा देखकर मेरी हंसी छूट गई। मैंने अपना सिर झुकाया और उसे एक किस किया। तो क्या तुम्हें अभी भी डर लग रहा है कि मैं भाग जाऊंगा? बाई लुए आंखों में एक अलग ही चमक थी। उसके गाल शर्म से लाल हो गए थे। मुझे डर लगता है कि तुम कहीं भाग ना जाओ। तो उसने मुझे इतना टीज किया कि मेरे दिल की धड़कन तेज हो गई। तो फिर तुम मुझे कैद करने के लिए एक पिंजरा क्यों नहीं बना लेती? तो जब बाई लुयान ने ये सुना तो एक पल के लिए उसकी आंखें चमक उठी। मैं तो स्पीचलेस हो गया। मैंने हाथ बढ़ाकर उसके माथे पर एक चपत लगाई। सच में यार, जैसे ही प्राइवेट रूम का दरवाजा खुला, सबने कॉन्फेट्टी पॉपर्स के साथ हमारा स्वागत किया। तो मैं तो बिल्कुल डर ही गया था। आज की पार्टी का गेस्ट ऑफ ऑनर आ चुका था, जिसका मतलब था कि अब पार्टी शुरू होने वाली है। तो मेरे पहुंचने से पहले ही खाना ऑर्डर कर दिया गया था। जैसे ही सब लोग बैठे, वेटर्स ने डिशेस सर्व करना शुरू कर दिया। वो सब मेरी फेवरेट चीजें थीं। खाने के बाद सबने मुझे गिफ्ट्स दिए। बाई लोयान ने भी मुझे एक बॉक्स पकड़ाया तो मैं हैरान रह गया। तुमने भी मेरे लिए कुछ प्रिपेयर किया है? बाई लुओयान ने कोई साफ जवाब नहीं दिया। इसे खोलकर देखो। मैंने सिर हिलाया और उसे ओपन किया। ये बॉक्स के अंदर एक मेंस वॉच रखी थी। ये वही मॉडल था जो मैं हमेशा से खरीदना चाहता था। मैंने स्माइल की और उसे थैंक यू बोला। लुओयान, मुझे ये बहुत पसंद आई। थैंक यू। बाई लुओयान ने सेटिस्फेक्शन के साथ सिर हिलाया। तो जब तक तुम्हें ये पसंद है तब तक ठीक है। मैंने बॉक्स उसके सामने कर दिया। क्या तुम इसे मुझे पहना सकती हो? बाई लुओयान ने अपना हाथ बढ़ाया। उसने घड़ी ली और मुझे पहना दी। तो पिछली रात वाली सेलिब्रेशन पार्टी की वजह से मेरा मूड बहुत अच्छा था। जब तक मैं अगले दिन ऑफिस नहीं पहुंचा, जियांग ताओ की कलाई पर वो घड़ी देखने के बाद मेरे चेहरे की स्माइल थोड़ी कम हो गई। जियांग ताओ ने मुझे उसकी कलाई की तरफ घूरते हुए देख लिया। वो थोड़ा स्मग फील कर रहा था। उसने नाटक करते हुए बड़े कैजुअल तरीके से अपना माथा सहलाया। मेरी नजरें उसके हाथ के साथ साथ गईं और उसकी वॉच पे टिक गईं। मैंने काफी देर तक उसे ध्यान से देखा और फिर मैंने रिलैक्स किया। जियांग ताओ की वॉच मेरी वाली से काफी सिमिलर थी, पर ध्यान से कंपेयर करने पर वो अलग निकली। और पक्का ये सिर्फ एक कोइंसिडेंस ही होगा। मैंने शांति से अपनी नजरें हटाई और अपने वर्क स्टेशन पर वापस आ गया। जियांग ताओ बस थोड़ा शो ऑफ करने ही वाला था, पर जब उसने सिर घुमाया तो देखा कि मैं जा चुका हूँ। तो कल रात पार्किंग गैराज में जो हुआ था, उसकी वजह से जियांग ताओ अब मुझसे चौकन्ना रहने लगा था। वो औरत वही शुगर मॉमी थी जिससे वो चिपका हुआ था। वो उसे किसी और को चुराने नहीं दे सकता था। और जियांग ताओ की कलाई पर वो वॉच एक गिफ्ट थी जो उस औरत ने आज सुबह ही उसके लिए खरीदी थी। पूरी सुबह जियांग ताओ का वर्क स्टेशन मेरे ठीक बगल में था। लंच ब्रेक के दौरान जियांग ताओ बार बार अपनी वॉच मुझे दिखाने के मौके ढूंढ रहा था। मैं थोड़ा सुकून और शांति के लिए ब्रेक रूम में चला गया। जियांग ताओ का बिहेवियर इतना ऑब्वियस था क्योंकि उसे नोटिस न करना इम्पॉसिबल था। मैंने अपनी आंखें घुमाई। मैं अंदर ही अंदर स्पीचलेस फील कर रहा था।
तभी कलीग्स भी अंदर आ गए, तो उन्होंने देखा कि मैं भी वहाँ हूँ, उन्हें मुझे बड़े वार्मली ग्रीट किया। तो थोड़ी देर चैटिंग करने के बाद कलीग्स ने टॉपिक जियांग ताओ की तरफ मोड़ दिया। कलीग ए है, उस दिन मैं कॉल करने के लिए सीढ़ियों की तरफ गया था। गेस करो मैंने क्या सुना। दूसरे कलीग की क्यूरियोसिटी बढ़ गई, उन्होंने उसे उकसाया, अब बोल भी दे भाई, तू तो हमें सस्पेंस से ही मार डालेगा। उस मेल कलीग ने एक मिस्टीरियस स्माइल दी। उसने एक बॉम्बशेल ड्रॉप किया, जियांग ताओ हमारी प्रेसिडेंट बाई को डेट कर रहा है, गॉसिप का वेट कर रहे। कलीग्स को तो बोलने का मौका ही नहीं मिला। सबसे पहले तो मेरी ड्रिंक मेरे मुंह से बाहर निकल गई। वो सब कंफ्यूज होकर मेरी तरफ मुड़े। मैं ऑकवर्डली हंसा, सॉरी यार, प्लीज कंटिन्यू करो। मैं उनकी तरफ पीट करके मुड़ गया, पर मैंने चोरी छिपे अपने कान खड़े कर लिए ताकि उनकी बातें ईव्सड्रॉप कर सकूं। उनका रुकने का कोई इरादा नहीं था। मेल कलीग भी एकदम शॉक हो गया। प्रेसिडेंट बाई, मतलब तुम हमारी कंपनी की प्रेसिडेंट की बात कर रहे हो? तो मेल कलीग सी को तो यकीन ही नहीं हो रहा था। अरे नहीं यार, हमारी प्रेसिडेंट बाई तो इतनी बड़ी खानदानी रईस हैं, तो उनका इंटरेस्ट इसमें कैसे हो सकता है। जैसे ही ये बात बोली गई, बाकी कलीग्स ने भी हाँ में हाँ मिलाई, पर मेल कली ने बड़े सीरियस होकर कहा, तो मैं गारंटी देता हूँ कि मैं जो कह रहा हूँ वो सच है। जिस दिन जियांग ताओ को परमानेंट जॉब मिली थी, वो कॉल करने के लिए सीढ़ियों पास गया था ना। मैंने सुना था, मैंने उसे धुंधला सा कुछ ऐसा कहते सुना कि इतनी बड़ी कंपनी को संभालने के लिए तुम्हारा ही सहारा है। क्या ये इनडायरेक्टली दूसरे बंदे की आइडेंटिटी रिवील करने का तरीका नहीं है? सिर्फ वो मेल कलीग्स ही नहीं, मुझे भी धीरे धीरे यकीन होने लगा था। पर ये सही नहीं है। कल रात पार्किंग गैराज में मैंने जियांग ताओ को किसी और औरत के गले में हाथ डाले देखा था। वो दोनों एक दूसरे के काफी क्लोज थे। वो क्लियरली एक दूसरे के प्यार में डूबे हुए कपल लग रहे थे। क्या ऐसा हो सकता है कि जियांग ताओ टू टाइमिंग कर रहा हो? जियांग ताओ के कैरेक्टर को देखते हुए ये इम्पॉसिबल नहीं है, पर जियांग ताओ और बाई लुयान, मैं चाहे कितना भी सोच लूं, ये बिल्कुल इम्पॉसिबल है। मुझे बाई लुयान पर 100% भरोसा है। इसलिए मैं श्योर हूँ कि जिस सीनियर एग्जीक्यूटिव से जियांग ताओ चिपका हुआ है वो पक्का लुयान नहीं है। और दाल में कुछ काला तो है, ये सोचते ही मेरा मूड तुरंत काफी लाइट हो गया। अब मुझे ईव्सड्रॉपिंग में कोई इंटरेस्ट नहीं था, इसलिए मैं ब्रेक रूम से निकलकर अपने वर्क स्टेशन पर वापस आ गया। तो जाहिर है कि उस मेल कलीगे ने बाद में जो गॉसिप बताई वो मैंने मिस कर दी। मेल कलीगे ने अपनी बात जारी रखी, क्या तुम लोगों को लगता है कि जियांग ताओ जियांग फैमिली का वही सबसे छोटा बेटा हो सकता है जो 20 साल पहले खो गया था? बाकी सब ने एक साथ कहा, बिल्कुल नहीं यार। उस मेल कलीग ने हाथ हवा में लहराया, तो मैं तो बस गेस कर रहा हूँ। कुछ महीने पहले जियांग फैमिली ने अनाउंस नहीं किया था कि उन्हें अपना खोया हुआ सबसे छोटा बेटा मिल गया है। भले ही हमें नहीं पता कि जियांग फैमिली का वो यंग मास्टर कैसा दिखता है, पर जियांग ताओ का सरनेम भी जियांग है और वो हमारी प्रेसिडेंट बेई के साथ कपल भी है। उस मेल कलीग ने आगे कुछ नहीं कहा, पर बाकी सब तुरंत समझ गए। तो क्या हमें जियांग ताओ के थोड़े तलवे चाटने चाहिए? तो मेल कलीग सी ने हाँ में सिर हिलाया। तो मक्खन लगाना तो जरूरी है, पर जियांग ताओ को ये फील नहीं होना चाहिए। तो क्या तुमने देखा नहीं कि वो अपनी आइडेंटिटी छुपाकर कंपनी में आया है? हमारी प्रेसिडेंट बेई को वो लोग बिल्कुल पसंद नहीं हैं जो जान पहचान या कनेक्शन पर रिलाय करते हैं। मेल कलीग डी ने भी हाँ में सिर हिलाया। मुझे लगता है तुम्हारी बात में दम है, तो चलो बस ऐसा प्रिटेंड करते हैं जैसे हमें कुछ पता ही नहीं। उस पर चुपके चुपके मक्खन लगाओ, शायद फ्यूचर में जियांग ताओ हमारे इन अच्छे कामों को याद रखे। जैसे ही मैं वापस आकर बैठा, जियांग ताओ खिसककर मेरे पास आ गया। तो उसने जानबूझकर अपना हाथ ऊपर उठाया और अपनी वॉच शो ऑफ करने लगा। मैंने अपनी आंखें घुमाई। मैं भाव नहीं देने वाला था, पर जियांग ताओ खुद ही बोल पड़ा, तो जियांग चेन, तुम्हें मेरी ये वॉच कैसी लगी? तो मेरी फियांसे ने मुझे ये गिफ्ट दी है। मुझसे और बर्दाश्त नहीं हुआ, मैं उसकी तरफ मुड़ा। जियांग ताओ, क्या तुम डुनुआंग से हो? जियांग ताओ एकदम कंफ्यूज दिखा। मैंने कोल्डली कहा, वरना तुम्हारे अंदर इतनी बकवास क्यों भरी है? मेरे चुप कराते ही गुस्से के मारे उसका चेहरा पीला पड़ गया। तो उसने स्टबर्न होकर कहा, बस जलते रहो तुम, मेरी वॉच लिमिटेड एडिशन है। मैंने आंखें घुमाई और कड़वे वर्ड्स में जवाब दिया, जियांग ताओ, तुम्हें सच में अपनी औकात नहीं पता। तो तुम बस पैसों की बात करते रहते हो। तुम्हारी लिमिटेड एडिशन वॉच का मुझसे क्या लेना देना? क्या तुम्हें ये सब मुझे शो ऑफ करने की जरूरत है? क्या मतलब, क्या गरीब लोगों को जीने का हक नहीं है? जियांग ताओ की तो जैसे बोलती ही बंद हो गई। हमारी तरफ ये शोर शराबा सुनकर काफी कलीग्स का ध्यान इस तरफ आ गया और वो तुरंत उसके पास गए और उसे पीछे से शील्ड करने लगे। जियांग चेन, तुम्हें जियांग ताओ से इस तरह बात करने की कोई जरूरत नहीं है। हाँ यार, जियांग ताओ तो बस चाहता था क्योंकि वो अपनी वॉच तुम्हारे साथ शेयर करे। क्या तुम्हारा इतना हार्श होना जरूरी था? उन्होंने तो मुझे बोलने का मौका ही नहीं दिया। जियांग ताओ मुझे सबके निशाने पर देखकर बहुत खुश था। वो उन मेल कलीग्स के पीछे छिप गया। उसने मेरी तरह एक स्मग स्माइल दी। मैंने अपनी आंखें घुमाई। मैं अभी अभी एक परमानेंट एम्प्लॉय बना था। मुझे फ्यूचर में इसी डिपार्टमेंट में काम कंटिन्यू करना था। उनके साथ फालतू का टेंशन क्रिएट करने की कोई जरूरत नहीं थी। कि मेरी तो वाट लग गई देखकर कि मैंने कुछ नहीं कहा। जियांग ताओ का मूड एकदम सेट हो गया। उसने स्माइल दी और उन्हें थैंक यू बोला। सब लोग तुरंत जियांग ताओ को मक्खन लगाने लगे। अटेंशन मत लो, अगर जियांग चेन ने फ्यूचर में तुम्हें बुली करने की हिम्मत की
तो बस मुझे बताना, मैं पक्का उससे हिसाब बराबर करने में तुम्हारी हेल्प करूंगा। जियांग ताओ को ये चापलूसी और मक्खनबाजी बहुत पसंद आ रही थी। उसने उनके साथ थोड़ा बहुत चैट किया, फिर सब अपने डेस्क पर वापस गए और काम शुरू कर दिया। जियांग ताओ बैठते ही उसने मुझे एक स्मग लुक मार दिया। मैंने तो उससे एक झलक भी नहीं देखी। ऐसा लगा जैसे जियांग ताओ ने कॉटन बॉल को पंच मार दिया। उस पूरी तरह से असहज महसूस हुआ। ऑफिशियली जॉब ले ली, फिर भी लाइफ वैसी ही रही जैसे इंटर्नशिप में थी। अब पर पूरे दिन मुझे हर चीज के लिए ऑर्डर मिलता रहा। ये वो काम सौंपे जाने से लगा जैसे वो मुझे टारगेट कर रहे हैं, पर दिया गया काम अभी भी नॉर्मल रेंज में था। वो मैं इसमें कोई फॉल्ट नहीं ढूंढ पाया। इस डिपार्टमेंट में जल्दी फिट होने के लिए मैं फिर भी सब कुछ कर देता था। वहीं जियांग ताओ पूरे दिन बस हल्का हल्का काम करता रहा। अपनी फ्री टाइम में जियांग ताओ गेम्स तक खेलता था। उससे ज्यादा रिलैक्स दिखना मुश्किल था। जब मैनेजर वांग ऑफिस से बाहर आया तो उसने मुझे भी की तरह बिजी देखा, जबकि जियांग ताओ पूरी तरह से आइडल था। उसकी भौहें सिकुड़ गईं। वो जियांग ताओ की वर्क स्टेशन की तरफ तेजी से चला गया। जियांग ताओ को भी नहीं पता था कि मैनेजर ने उसे देख लिया है। वो अपने गेम में डूबा हुआ था। तभी अचानक एक जोरदार बैंग सुनाई दी। हाव चौंक गया, हाथ फिसल गया और गेम में एक लाइफ खो दी। उसके पास रिजेक्ट महसूस करने का भी टाइम नहीं बचा तो मैनेजर वांग की गुस्से वाली दहाड़ उसके कान में गूंठी। झांग ताओ, ये मत सोचो कि तुम आधिकारिक कर्मचारी हो इसलिए मैं तुम्हें फायर नहीं कर सकता, तो तुम अब काम नहीं करना चाहते ना। जियांग ताओ का शरीर कांप गया। उसने सिर घुमा दिया और सामने मैनेजर वांग का चेहरा दिखा। वो पानी जैसा काला था। उसने जबरदस्ती मुस्कान दी। वो मैनेजर वांग वो नहीं है। मैं अभी अपना काम खत्म कर लिया था। फिर मैनेजर वांग ने ठंडे ढंग से फूंक मारते हुए कहा, क्या तुम मुझे मूर्ख या अंधा समझते हो? ऑफिस में सब लोग व्यस्त हैं, सिर्फ तुम ही सबसे ज्यादा फुर्सत में हो, तो तुम अपनी जगह नहीं जानते। जियांग ताओ का चेहरा सफेद हो गया। उसने इधर उधर देखा। उसे पता चला कि बाकी सब वाकई में व्यस्त थे, तो वह वाकई सबसे फुर्सत वाला था। मैंने बिल्कुल भी सिर नहीं उठाया। मैं वही काम करते हुए खुद को व्यस्त रखता रहा। मैनेजर वांग मेरे पास आया तो उसने मेरी डेस्क पर रखे दस्तावेजों में से आधे से ज्यादा उठा लिए। जियांग ताओ का दिल एक धड़कन छूट गया। अगले ही सेकंड में वही दस्तावेज उसकी डेस्क पर प्रकट हो गए। मैनेजर वांग ने ऐसे टोन में कहा जिसमें कोई बहाना नहीं चलता, जियांग चेन सब संभाल नहीं पा रहा है। अगर तुम इतने फ्री हो तो उसकी मदद कर सकते हो। अगर ये काम फिनिश नहीं हुआ तो तुम्हें भी ऑफिस छोड़ने की जरूरत नहीं है। जियांग ताओ कुछ बोलना चाहता था, पर मैनेजर वांग ने उस पर जोरदार गजब से घूरा और वो तुरंत डरा। अगर उसे वो सारे डॉक्यूमेंट्स फिनिश करने पड़े तो उसे जरूर रात्रि तक ओवरटाइम करके ही रहना पड़ेगा। तो उसने सारी हिम्मत इकट्ठा करके मुंह खोल दिया। मैनेजर वांग ने आंखें सिकोड़ ली। उसका टोन धमकी से भरा था। मेरे शब्दों का कोई असर नहीं था। बस इस बार जियांग ताओ पूरी तरह चुप था। वो और ट्रबल करने की हिम्मत नहीं कर पाया। वो बस अपनी किस्मत को मानकर काम शुरू कर सकता था। इसे देखते ही मैनेजर वांग के चेहरे पर स्माइल आ गई। उसने हाथ पीछे पीठ के पीछे क्रॉस कर लिए। उसकी सैल्यूट से पता चलता था कि वो बढ़िया मूड में है। तो मेरी आधी से ज्यादा वर्कलोड हटते ही मैं तुरंत बहुत रिलीव्ड महसूस किया। वो जो काम पहले ओवरटाइम में फिनिश करना पड़ता था अब वर्कडे के एंड से पहले ही हो गया। जैसे ही निकलने का टाइम आया मैंने सामान पैक किया और निकल गया। जब मैं व्यस्त जियांग ताओ के पास से गुजरा मैं फ्रेंडली तरीके से रुक गया। मैंने ऐसी आवाज में कहा जो बस हम दोनों ही सुन पाए, कोलिग जियांग, बढ़िया काम चलता रहे। जल्दी काम से निकलने की कोशिश कर जियांग का तुरंत काला पड़ गया। चेहरा नजरअंदाज करते हुए मैं बोलते ही ऑफिस से निकल गया। जियांग ताओ ने मेरा निकलता हुआ सैल्यूट देखा तो वो इतना गुस्से में था कि डेस्क से सारे डॉक्यूमेंट्स झाड़ देना चाहता था। पर जब उसने ऐसा करने के नतीजों के बारे में सोचा तो खुद को रोककर सहन किया। वो ओवरटाइम करने के लिए खुद को तैयार कर बैठा। पिछले कुछ दिनों से असिस्टेंट शियाओली बहुत परेशान है। जियांग चेन की पहचान के बारे में जानते ही उसने चुपके से बिजनेस डिपार्टमेंट की स्थिति पर नजर रखना शुरू कर दिया। फिर शियाओली ने कुछ नाखुश करने वाली बातें सुनी। वो सोच में पड़ गया कि बाई लुयान को बताया या नहीं। प्रेसिडेंट के असिस्टेंट के तौर पर हर दिशा में देखना और हर तरफ से सुनना जरूरी है। बिना सोचे समझे अपने बॉस के दिमाग में क्या चल रहा है वो अंदाजा नहीं लगा सकते। ऐसे भी चीजें थी जो उसे नहीं पता थी। तो 2 दिन की हिचकिचाहट के बाद भी उसने रिस्क लेकर एक बार ट्राई करने का फैसला किया। उस दिन बाई लुयान को डॉक्यूमेंट सौंपने के बाद शियाओली नहीं गया। बाई लुयान ने उसकी ओर ऊपर देखा। उसकी आंखों में जो चेतावनी थी वो खुद ब खुद स्पष्ट थी। शियाओली की टांगे लगभग ढह ही गईं। वो बाई लुयान के सामने लगभग घुटनों के बल गिर ही गया। बाई लुयान को काम के टाइम में परेशान किया जाना पसंद नहीं था। ठंडे अंदाज में कहा, और कुछ है क्या? शियाओली ने सारी हिम्मत जुटाकर सुनी बातें बताई। उसने कहानी शुरू से अंत तक सुनाई। मेरी प्रेफरेंशियल प्रॉपर्टी गलत समझ ली गई। बिजनेस डिपार्टमेंट में मुझे बुली किया गया और मेरा प्लान चोरी हो गया। इतनी सारी शिकायतें झेली हूँ। यह सुनकर बाई लुयान ने हाथ में रखा डॉक्यूमेंट नीचे रख दिया। चेहरा गंभीर हो गया और बोली, जारी रखो। शियाओली ने ये बात सुनी तो चुपके से राहत की सांस ली। उसने उसे अपनी सारी जानकारी बता दी। तो बाई लुयान ने सुनना खत्म करने के बाद उसका चेहरा और भी ठंडा हो गया। उसने कभी नहीं सोचा था कि अपनी कंपनी में ऐसा होगा। तो मुझे इतनी सारी शिकायतें झेलनी पड़ी और कंपनी में मेरे साथ बहुत अनफेयर बर्ताव हुआ। फिर भी घर पहुंचकर मैंने एक भी शब्द नहीं कहा।
ना उसे ना अपने परिवार को। अब बाई लुयान की चुप्पी देखकर शियाओली फिर से थोड़ा अनिश्चित महसूस करने लगा और जब उसने बाई लुयान को कहा सुनते हुए बिजनेस डिपार्टमेंट में कोई भेजो जांच करने को, बेकार का ट्रेस साफ करो, तो वह बोलने में हिचकिचा रहा था। शियाओली ने ये सुना तो उसका चेहरा हैरानी से भर गया। बाई लुयान ने उसकी ओर देखा। वह जल्दी से सिर हिलाया, कहा मैं अभी तुरंत अरेंज कर दूंगा। बाई लुयान ने सिर हिलाया और अपना डॉक्यूमेंट उठा के काम जारी रखा। शियाओली कांपते हुए प्रेसिडेंट के ऑफिस से बाहर निकल गया तो वो दरवाजे पे लंबे टाइम तक खड़ा रहा, खुद को काबू में नहीं ले पा रहा था। एक कॉलीग आया और पूछता रहा। तभी शियाओली ने उस हालत से बाहर निकला। अचानक उस दिल में डर की भावना उमड़ आई। शुक्र है मैंने सही फैसला किया। कुछ दिन बाद जब मैं काम पे गया तो देखा कि ऑफिस में कई सीटें खाली थीं। तो मैं थोड़ा हैरान हुआ और अपने एक फ्रेंडली मर्द सहकर्मी की तरफ मुड़कर पूछा। आज बहुत सारे लोग डे ऑफ ले रहे थे। तो ये सुनते ही वो मर्द सहकर्मी रहस्यमय ढंग से इधर उधर देखता रहा। अब फिर उसने मुझे साइड में खींच लिया और फुसफुसाते हुए कुछ लाइनें बोली कि तुम अभी भी नहीं जानते, वो लोग लीव नहीं ले रहे थे तो उन्हें निकाल दिया गया। मैं इतना शॉक्ड हो गया कि आंखें फट गईं। मेरी नजर उन खाली सीटों पर पड़ी। मैंने ध्यान से गिनती की। अचानक 7-8 खाली सीटें दिखीं। 7 लोग एक साथ निकाल दिए गए। वो मर्द सहकर्मी सिर हिला गया। उसके चेहरे पर भी थोड़ा डर साफ दिख रहा था। मैंने सुना कि उन लोगों की कंपनी ने इंक्वायरी की। कहा जाता है कि काम के टाइम में उन्होंने कंपनी के नियमों का उल्लंघन करने वाले काम किए थे। स्थिति बहुत गंभीर थी, इसलिए उन्हें सीधे निकाल दिया गया। मैंने सुना कि उनमें से 2 को कंपनी ने ही केस भी कर दिया है। तो मैं और भी ज्यादा शॉक्ड हो गया। कंपनी रेगुलेशन तोड़ने की बात थी। क्या एम्प्लॉयज को कई सालों से यहाँ काम करने वाला कहा गया था तो कुछ थिंग्स कई साल पहले ही होंगी, है ना? अब वो फिर से ब्रिंग्ड अप हो रहे हैं। क्या ये मेरे कारण हो सकता है? मैं सबकॉन्शियसली फील कर रहा था कि बिजनेस डिपार्टमेंट की इंस्पेक्शन का मेरे साथ जरूर कोई कनेक्शन है, क्योंकि मैंने देखा कि फायर्ड एम्प्लॉयज में से कई ऐसे थे जो पहले मुझे ट्रिप अप कर चुके थे। मैं जल्दी से अपनी वर्क स्टेशन पर वापस गया तो मैं अपना फोन निकाला और लुयान को मैसेज भेजा। लुयान, बिजनेस डिपार्टमेंट में फायर्ड लोग वही तुम ही थी। लगभग 1 दर्जन मिनट बाद बाई लुयान का मैसेज वापस आया। सिर्फ एक सिंपल कितनी डायरेक्ट रेस्पॉन्स थी। एक पल के लिए मैं नहीं जान पाया कि कैसे रिएक्ट करूं और सोचा और फिर एक और लाइन टाइप किया। क्या ये मेरे कारण था? इस बार बाई लुयान ने बहुत जल्दी रिप्लाई किया। जियांग चेन, मैं किसी इनोसेंट पर्सन को गलत नहीं करूंगा। इस सेंटेंस का मतलब था कि बाई लुयान वह किसी इनोसेंट पर्सन को गलत नहीं करेगी। तो बाई लुयान के होठों के कोने पर स्माइल देखते ही रिपोर्ट दे रहे डिपार्टमेंट हेड की आवाज अचानक कांप गई। ये साफ तौर पर माइक्रोफोन से मीटिंग रूम में सभी के कानों में ट्रांसमिट हो गया और सबने अजीब लुक्स के साथ घूरा। डिपार्टमेंट हेड रिपोर्ट दे रहा था और बाई लुयान ने अपना फोन रख दिया। उसकी कूल आंखें धीरे से उस डिपार्टमेंट हेड के चेहरे पर टिकी। सिर्फ एक नजर पड़ते ही उस डिपार्टमेंट हेड की पीठ ठंडे पसीने से भीग गई। उसने खुद पर कंट्रोल करने की पूरी कोशिश की ताकि कोई अजीब आवाज बाहर न निकले। तो उसने नॉर्मल आवाज यूज करने की कोशिश की। अपना वर्क रिपोर्ट जारी रखने के लिए वहां मौजूद डिपार्टमेंट हेड सभी बाई कॉर्पोरेशन के वेटरन लेवल के एम्प्लॉय थे, पर उन्होंने अपनी कोल्ड सीजो बाई को कभी इतना खुश होकर मुस्कुराते नहीं देखा था। साथ ही वहां मौजूद हर किसी के मन में एक ही सवाल था कि अभी आखिर सी बाई किससे बात कर रही थी। कि कोई ऐसा जो सीखे हो, बाई से उनका रूल तोड़वा दे और मीटिंग के दौरान फोन देखने और इतना खिलखिलाकर मुस्कुराने पर मजबूर कर दे। वो पक्का कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होगा। और उस पूरे मीटिंग रूम में बाई लुयान के अलावा सिर्फ एक और इंसान असल सिचुएशन पता थी और वो था शियोली। उसने अपने चेहरे के एक्सप्रेशंस कंट्रोल करने की कोशिश की, पर अंदर ही अंदर वो पागलों की तरह चिल्ला रहा था। ऐसी इनसाइड स्टोरी जानना जिसके लिए पूरी दुनिया क्यूरियस है, सच में बहुत सही फीलिंग है। तो मीटिंग खत्म होने के बाद बाई लुयान सीधे अपने ऑफिस वापस चली गई। शियोली भी साइन होने वाले डॉक्यूमेंट्स लेकर उनके पीछे पीछे अंदर चला गया। शियोली ने बस डॉक्यूमेंट्स रखे ही थे और वो मुड़कर जाने ही वाला था। तभी अचानक पीछे से बाई लुयान की कोड आवाज आई। असिस्टेंटली शियोली ने ये सुना और पीछे मुड़ा। उसके चेहरे पर एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला वाली स्माइल थी। सीईओ बाई लुयान ने एक पल के लिए कुछ सोचा और फिर अचानक पूछा, असिस्टेंट ली, क्या तुम कभी प्यार में पड़े हो? शियो ली के चेहरे की मुस्कान थोड़ी अजीब हो गई। अगर ध्यान से देखो तो उसके होठों के कोने थोड़े हिचकिचा रहे थे। ऊपर से तो उसने कुछ नहीं दिखाया, पर उसका दिमाग पता नहीं क्या क्या इमेजिन करने लगा था। सीईओ बाई जब पूछती है कि मैं कभी लव में रहा हूँ तो वो असल में क्या कहना चाहती है? क्या वो मुझे जन्म से सिंगल रहने के लिए मजाक बना रही है? वो सही नहीं है। सीईओ बाई ऐसी ब्लंट बात नहीं करती। तो क्या वो अपनी पब्लिक डिस्प्ले ऑफ अफेक्शन को मेरे गले में धकेलने की तैयारी कर रही है? हाय, मैं इसे सह नहीं सकता। अब काफी हो गया है। तब अगर बात पीडीए की है तो फिर क्यों पूछ रहे हो कि मैं कभी लव में रहा हूँ? बाई लुयान को अपना असिस्टेंट नहीं पता था, तो मैं पहले ही उसके दिमाग में पूरा छोटा ड्रामा इमेजिन कर चुका था। जब देखा कि शाओली जवाब नहीं दे रहा था, बाई लुयान ने फिर से पूछा, असिस्टेंट लाई, क्या तुम कभी लव में रहे हो? शाओली ने समझदारी दिखाई
बाई लुयान की कूल एटीट्यूड को देखते हुए उसने एक पल सोचा और फिर बोला, क्या क्रश होना भी काउंट करता है? और बाई लुयान भी थोड़ा बहुत हैरान रह गया। तो फिर उसने फिर से कहा, तो क्या तुम कभी बॉय के साथ डेट कर चुके हो? सुपरियर की बातें छोटे चाकू की तरह घुसे हुई। दिल, जो जन्म से सिंगल था, बाहर से उसने हंसी छिड़की, पर दिल अंदर से पहले ही ब्लीड कर रहा था। तो सीओ बाई, मैं कभी रिलेशनशिप में नहीं रहा। लंबी हिचकिचाहट के बाद भी शाओली ने बाई लुयान को सच्चाई बता दी। बाई लुयान भी एक सेकंड के लिए स्तब्ध रह गया। मैं फिर लग रहा है मैं तुझसे इस चीज के बारे में पूछ नहीं पाऊंगा और कुछ नहीं आ सकता है। शाओली एक सेकंड के लिए उदास हो गया। फिर अचानक एक आइडिया उसके दिमाग में आया। तो उसके में एक धांसू अंदाजा था। सीओ बाय, तो क्या तू जियांग चेन के साथ डेट पर जाना चाहता है? बाई लुयान ने उससे ऊपर देखा। ली तुरंत वहीं जम गया। काफी देर बाद बाई लुयान ने सिर हिलाया। तेरे पास कोई आइडिया है? साओ में शाओली ऐसा महसूस कर रहा था जैसे चिकन ब्लड इंजेक्ट हो गया हो। उसकी आंखें चमक उठी तो वो बकबक करने लगा, अपने सुझाव दे रहा था, पर बाय लुयान को उनमें से कोई भी खास पसंद नहीं आया। शाओली ने गंभीरता से सोचा, फिर एक आइडिया उसके दिमाग में चमका। सीओ बाय, चल एक अम्यूजमेंट पार्क चले। तो बाय लुयान ने शाओली को संदेह भरी भौहें उठाई। अम्यूजमेंट पार्क? सच में? शाओली ने हाँ में सिर हिलाया, फिर ना में सिर हिलाया। तब अम्यूजमेंट पार्क में बहुत सारी राइड्स होती हैं जो साथ में करने से फिजिकल कॉन्टेक्ट बनता है, और भाई लोग तो एक्साइटिंग चीजें पसंद करते। सी बाय, मैं इसको पक्का गारंटी नहीं दे सकता, शायद तू उसकी बात समझने की कोशिश कर। बाई लुयान ने अपना फोन निकाला तो वो ऊपर देखी और देखा कि शियाओली अभी भी उसकी तरफ देख रहा था। तो बाई लुयान ने हाथ हिलाया। बाहर निकल शियाओली ने तुरंत अपनी ज्यादा चमकीली स्माइल को चेहरे से हटा दिया। अपनी पुरानी फॉर्मूला वाली स्माइल पर लौटते हुए उसने ऑफिस से तेजी से बाहर निकल गया। तो उस दिन मैनेजर वांग की चेतावनी और ऑफिस में कुछ उच्च ट्रबलमेकर्स के निकाल दिए जाने के बाद मैं अब अपने वर्क एनवायरनमेंट से बहुत ही सेटिस्फाइड हूँ। अब कोई भी जानबूझकर मुझ पे टारगेट नहीं करता या मुझे काम का ढेर नहीं देता। जियांग ताओ को इतना लकी नहीं मिला। डिपार्टमेंट से निकाले गए लोगों में 2 पुरुष सहकर्मी जियांग ताओ के हेल्पर थे। वो ही 2 पहले सबसे अग्रेसिवली मुझ पे टारगेट करने वाले थे। अब जब वो चले गए हैं तो मेरे खिलाफ एक्ट करने वाला कोई नहीं बचा। जियांग ताओ को मेरे साथ डील करने में मदद करने वाला लीड बर्ड अब नहीं रहा। जियांग ताओ की वर्क एबिलिटी मेरे जितनी अच्छी नहीं है। हर दिन उसके पास अनंत काम और लगातार ओवरटाइम रहता है। कुछ दिनों बाद वो बहुत ज्यादा थका दिखने लगा। तो मेरी बात करें तो मेरी वर्क इफिशियंसी बहुत हाई हो गई। पर लंच से पहले ही मैंने सुबह का पूरा वर्कलोड खत्म कर दिया था। जब मैं काम कर रहा हूँ तो आमतौर पर मैं अपना फोन नहीं देखता, इसलिए मैं बाई लुयान का मैसेज मिस कर गया जो मेरे बारे में पूछ रहा था। मैंने मैसेज नोटिफिकेशन देखा और उस पर क्लिक किया। बाई लुयान ने एक मैसेज भेजा, पूछ रही थी कि जियांग चेन को अम्यूजमेंट पार्क पसंद है क्या। मैंने शंका भरी नजर से जवाब दिया, इतनी अचानक क्यों पूछ रही है? तो दूसरी तरफ बाई लुयान फोन के पास इंतजार करती हुई लग रही थी। जवाब लगभग तुरंत ही दे रही थी, मैं इस वीकेंड अपने चेन के साथ डेट पर जाना चाहता हूँ। बाई लुयान अचानक इतनी डायरेक्ट हो गई। मैं थोड़ा हैरान रह गया। मैंने एक पल सोचा और फिर एक लाइन टाइप की, मैं पहले कभी नहीं गया, बहुत क्यूरियस। तो बाई लुयान ने जवाब प्राप्त किया। उसके होठों के कोने उठ गए। मेरा मैसेज फिर से भेजा गया, अगर मिस बाई इतनी एंथुजियास्टिकली इनवाइट कर रही हैं तो मैं जरूर एग्री करूंगा। मैंने जो मैसेज भेजा उसे देखते ही बाई लुयान के होठों की कर्व और चौड़ी हो गई। मैं बाई लुयान के साथ चैट पेज को लगातार रिफ्रेश करता रहा। 1 मिनट बाई लुयान का मैसेज आया, मेरे प्यारे बॉयफ्रेंड, क्या तुम इस वीकेंड फ्री हो? क्या तुम मेरे साथ डेट पर जाने में कोई दिक्कत मानोगे? मैंने ये मैसेज देखा, हंसे बिना नहीं रह सका। मेरी उंगलियों ने जल्दी से टाइप किया, मैं फ्री हूँ तो कोई दिक्कत नहीं। मेरी प्यारी गर्लफ्रेंड से इनविटेशन मिलकर बहुत खुश हूँ। मैं सच में इसका इंतजार कर रहा हूँ। मेरे जवाब को पाते ही बाई लुयान ने शियाओ ली को ऑफिस में बुलाया। वीकेंड के लिए मेरा शेड्यूल साफ कर दो, साथ में वीकेंड के लिए अम्यूजमेंट पार्क के 2 टिकट खरीद कर दे। शियाओ ली एक सेकंड के लिए हैरान रह गया, फिर उसकी आंखों की रोशनी और भी तेज होती गई। उसने ऐसा स्माइल दिया जैसे कोई कपल को शिप कर रहा हो। सीओ बाई, वो इसे तुरंत तुम्हारे लिए अरेंज कर देगा। शियाओ ली को पता था कि अब उसका टाइम है चमकने का। बाई लुयान की दी हुई टास्क को सिर्फ अरेंज ही नहीं किया, बल्कि उसने पहल करके बाई लुयान की वीकेंड के डेट के लिए स्ट्रेटेजी और इटिनरी भी प्लान कर दी। शियाओ ली ने बाई लुयान को इटिनरी और स्ट्रेटेजी पेश की। वो अभी भी अंदर से बहुत नर्वस था, पर बाई लुयान ने बस एक झलक मार कर ले लिया। तो फिर उसने हल्के से कहा, असिस्टेंट लाई यू ने इस महीने बढ़िया परफॉर्म किया, मैं तुम्हें बोनस के तौर पर अतिरिक्त महीने की सैलरी दूंगा। शियाओ ली को लगभग तुरंत टार्जन की चिल्लाहट निकालने का मन हुआ, पर उसने चेहरा बहुत कूल रखकर शांत रह गया। सीओ बाई लुयान ने स्ट्रेटेजी गाइड और इटिनरी को अपनी ड्रॉर में रख दिया। वीकेंड पर मेकअप का ऑफ दिन मिलना बहुत ही दुर्लभ था। जियांग वानरू और जियांग यांग दोनों मेरे साथ सैर करने जाना चाहते थे ताकि हमारी भाई बहन की बंधन बन सके, पर अनपेक्षित रूप से जब दोनों पहुंचे तो कुछ नहीं मिला। तो मैं अपने कमरे में बिल्कुल नहीं था। जियांग वानरू और जियांग यांग कुछ सेकंड के लिए हैरान रह गए, फिर वे फ्रेंटिकली नीचे सीढ़ियों से उतरे। तो उन्होंने लिविंग रूम में माँ को एलिगेंटली चाय पीते हुए देखा। जियांग वानरू ने बोलते हुए कहा,
माँ, क्या तुमने जियांग चेन को देखा है? जियांग चेन आज सुबह जल्दी ही निकल गया था। ये सुनते ही माँ ने मेरी बहन और भाई की ओर झट से देखा तो वह शांति से अपना चाय का कप नीचे रख दिया और जियांग चेन आज सुबह जल्दी बाहर निकल गया। जियांग वानरू और जियांग नेंग ने एक साथ कहा, कहाँ गया? वो लोयान के साथ अम्यूजमेंट पार्क गया। दूसरी तरफ बै लोयान और मैं पहले ही अमी अम्यूजमेंट पार्क की ओर निकल चुके थे। तो बै लोयान नहीं चाहती कि कोई हमारी डेट में इंटरफेयर करे, इसलिए उसने फैमिली ड्राइवर को हमें ले जाने नहीं दिया। मैं पैसेंजर सीट में बैठा बिना झपझप के लोयान को ड्राइव करते हुए घूरता रहा। आज वह लोयान ने अपना बिजनेस सूट उतार कर हाई पोनीटेल वाला कैजुअल आउटफिट पहन रखा था, जिससे थोड़ा यंग वाइब आया। ट्रैफिक लाइट पास करते हुए वह लोयान ने मेरी ओर देखा। उसके होठों के कोने मुस्कुराहट में मुड़ गए और उसने पूछा, तेरी गर्लफ्रेंड इतनी खूबसूरत है क्या? मेरे होठों के कोने उठ गए। है ना, तू इस तरह ड्रेस होकर और भी ज्यादा सुंदर लग रहा है। बै लुयान के होठों के कोने हल्के से ऊपर उठे। तो मैं अपने रोजमर्रा के कपड़ों में ठीक नहीं लग रहा हूँ। मैं नेड किया, फिर सिर हिलाया। तो तू जो भी पहन ले तो हमेशा खूबसूरत लगती है। बहुत ही क्यूट। बाई लुयान ने हल्की हंसी फूंकी। उसने जल्दी से मेरे होठों पर हल्की किस लगा दी। मैं अभी रिएक्ट भी नहीं कर पाया। वो पहले ही अपनी जगह पर वापस आ गई थी। तो उसने कार स्टार्ट की और अम्यूजमेंट पार्क की ओर चलती रही। शाओली ने हमें शहर के सबसे बड़े और लग्जरी अम्यूजमेंट पार्क के वीआईपी टिकट बुक कर दिए थे। हम बिना कतार लगे सीधे अंदर जा सकते थे। तो जब हम अम्यूजमेंट पार्क के गेट पर पहुंचे तो पहले से ही काफी लोग लाइन में खड़े थे। तो कार से बाहर निकलने से पहले बाई लुयान ने कार के ग्लव कॉम्पार्टमेंट से काली फेस मास्क निकाली और पहन ली। तो फिर उसने मेरा हाथ थाम लिया और अम्यूजमेंट पार्क के मेन गेट की ओर चल पड़ी। पहले जब भी मैं अम्यूजमेंट पार्क जाता था वो हमेशा पार्ट टाइम जॉब के लिए ही होता था। ये पहली बार था जब विजिटर के तौर पे आया। बचपन के माहौल के असर से मेरी मटेरियल चीजों की जरूरत कभी ज्यादा नहीं रही। ऐसा इसलिए नहीं कि मैं उन्हें नहीं चाहता था, बल्कि इसलिए कि उस समय मेरी दादी और वित्तीय स्थिति को देखते हुए ऐसी मटेरियल जरूरतें लग्जरी थीं। तो जब मैं छोटा था तो मैं थोड़ा इमोशनल होकर बोला। मैंने अपने क्लासमेट्स को सुना कि उनके पेरेंट्स वीकेंड पर उन्हें अम्यूजमेंट पार्क ले जाते थे। मैं सच में काफी ईर्ष्यालु था। बाई लुयान ने मेरा हाथ कसकर पकड़ लिया। मैंने उसे महसूस किया। मैं सिर घुमाकर उसकी ओर मुस्कुरा दिया। मैं ठीक हूँ, बस थोड़ा इमोशनल हूँ। तो बाई लुयान ने धीरे से मुझे गले लगाया और बोली, ओके है, अब से जो चीजें दूसरों के पास हैं मेरे जियांग चेन को सब मिल जाएंगी। मैंने बाई लुयान के माथे पर एक चुंबन लगाया। रोलर कोस्टर दूर नहीं दिख रहा था। देखकर मैं थोड़ा एक्साइटेड हो गया। मैंने बाई लुयान से कहा, लुयान चलो पहले वही वाला ले लेते हैं। बाई लुयान ने रोलर कोस्टर को एक झलक देखा और हाँ में सिर हिलाया। उसने मेरा हाथ पकड़ लिया और रोलर कोस्टर की ओर चल पड़ी। रोलर कोस्टर पर बैठते ही मैं पूरी तरह से एक्साइटेड हो गया। वहीं मेरे बगल में बाई लुयान बहुत ही कूल और शांत थी। राइड शुरू होने से पहले मैं अपना सिर घुमाकर बाई लुयान को देखा। लुयान, तू ऊंचाई से डरती नहीं है ना? अब बाई लुयान का नीचे वाला चेहरा मास्क से ढका था, इसलिए मैं उसकी एक्सप्रेशन नहीं देख पाया। जियांग चेन, अब पूछना थोड़ा लेट नहीं है क्या? मैं कुछ और कहना चाहता था पर रोलर कोस्टर पहले ही शुरू हो चुका था। बाकी शब्द मेरे अंदर ही गले में रह गए, क्योंकि मैंने पाया कि ये रोलर कोस्टर मेरी कल्पना से भी ज्यादा थ्रिलिंग था। मैं बाकी लोगों के साथ डर के चिल्लाया, लेकिन बाई लुयान, जो ऊंचाई से डरने वाली समझी जाती थी, पूरी तरह से कूल दिख रही थी, जैसे बिल्कुल भी फिट नहीं बैठी थी बाकी लोगों में। रोलर कोस्टर से उतरने के बाद मेरे पैर थोड़ा वीक लगने लगे। वहीं बाई लुयान बिल्कुल ऐसे थी जैसे कुछ भी नहीं हुआ। उसने मुझे खींचकर लंबी बेंच पर बैठा दिया और चिंतित होकर मेरी ओर देखा। अचानक मैं ऊपर देखी, मेरी आंखें टिंकल कर रही थी। वाकई में बहुत थ्रिलिंग था। यान, चलो फिर से चलते हैं। ये सुनते ही बाई लुयान एक पल के लिए हैरान रह गई। उसकी नजर मेरे पैर पर टिकी, जो अभी भी हल्के से कांप रहे थे। मजाकिया लहजे में उसने कहा, अब डर नहीं रहा। मैं नीचे देखी, अपने पैर भी देखी, जो अभी भी अनियंत्रित रूप से कांप रहे थे। मैं अजीब ढंग से हंसी। थोड़ा रेस्ट के बाद चलूंगी। बाई लुयान बेसोचो के सिर हिलाई। शायद यही थ्रिल राइड्स का आकर्षण है। उस समय डरावना था पर बाद में हमेशा और चाहिए ऐसा फील देता है। मैं थोड़ा रेस्ट करने के बाद ठीक महसूस कर रही थी, इसलिए फिर से लुयान को खींचकर रोलर कोस्टर एक बार चलने को कहा। अंत में मुझे पता चला कि बाई लुयान को ऊंचाई से बिल्कुल डर नहीं था। रोलर कोस्टर पर उसका एक्सपीरियंस और दूसरों का बिल्कुल अलग था। मेरे लिए पिछले बार का एक्सपीरियंस लेकर इस बार मैं आंखें खोलकर हवा में फ्रीली चिल्ला पड़ी। और फिर से रोलर कोस्टर से उतरने के बाद भी मैं थोड़ा अनसेटिस्फाइड थी, इसलिए लुयान को खींचकर और भी थ्रिलिंग राइड्स, ड्रॉप टावर, पायरेट शिप, जेंट पेंडुलम खेलने चली। तो मैंने हर राइड को एक बार एक्सपीरियंस किया। लगातार कई थ्रिल राइड्स खेलने के बाद मैं भी थोड़ी थकी हुई थी। तो बाथरूम से बाहर आते ही मैंने दूर से बाई लुयान को देखा। उसके बगल में 2 यंग लड़के खड़े थे कि लगता था कि बाई लुयान का कांटेक्ट इन्फो मांग रहे थे, पर शुरू से आखिर तक बाई लुयान ने कोई हलचल नहीं दिखाई। तो मैंने ये एक्सपेक्ट नहीं किया था कि मास्क लगा होने के बाद भी लड़के बाई लुयान के पास उसका कांटेक्ट मांगने आएंगे। मैंने पहले नोटिस नहीं किया था, पर अब दूर से देखते हुए मुझे रियलाइज हुआ कि आधा चेहरा होने पर बाई लुयान और भी ब्यूटीफुल लग रही थी। उसे देखकर किसी का भी इमेजिनेशन वाइल्ड हो जाए। वे दोनों लड़के जो कांटेक्ट मांग रहे थे
उन्होंने अभी भी हार नहीं मानी थी। बाई लुओ यान की आईब्रोज के बीच बढ़ती हुई इम्पेशंस देखकर मैं वहां चला गया। उन लड़कों के सामने ही मैंने सीधे बाई लुओ यान के कंधे पर अपना हाथ रख दिया। मैंने अपनी आईब्रो ऊपर की, उनसे कहा, सॉरी, मैं बहुत पेंटी हूँ। तो मुझे अपनी गर्लफ्रेंड का दूसरे लड़कों के साथ फ्रेंड्स बनना बिल्कुल पसंद नहीं है। तो जब बाई लुओ यान ने मेरी आवाज़ सुनी तो उसके माथे की शिकन धीरे रिलैक्स हो गई। मास्क के नीचे उसके होठों के कोने थोड़े से ऊपर उठ गए। तो उन दोनों लड़कों की नजरें बाई लुओ यान और मेरे बीच इधर उधर घूमने लगी। फिर वे अचानक एक साथ बोल पड़े, सॉरी, हम अभी जा रहे हैं। जैसे ही मैं बाई लुओ यान की हरकतों के बारे में सोच रहा था, मैंने देखा कि उसने जल्दी से अपने मास्क का एक साइड नीचे खींचा। इससे पहले कि मैं संभल पाता, उसने सीधे मेरे लिप्स पर किस कर लिया। उस मोमेंट पर मुझे अपने कानों में बस अपने दिल की तेज धड़कनें सुनाई दे रही थीं। और बाई लुओ यान ने शर्माते हुए अपना सिर मेरी चेस्ट में छुपा लिया। उसने अपना मास्क भी वापस लगा लिया था। अब गुस्सा नहीं होना ना, मैंने मजाक में धीरे से हंसते हुए कहा, बाई लुओ यान, तुम इतनी बेशर्म कैसे हो सकती हो। बाई लुओ यान जोर से हंस पड़ी और मेरे कान के पास झुककर फुसफुसाते हुए बोली, जियांग चेन, बेशर्म बनकर ही हस्बैंड को जल्दी पटाया जा सकता है। तो मैं उन लोगों में से नहीं हूँ जो आवाज पर फिदा हो जाते हैं। पर इस मोमेंट पर मैं मना नहीं कर सका। तो मैं बाई लुओ यान के हस्बैंड बुलाने पर पूरी तरह हार गया था। उस हस्बैंड शब्द की पावर बहुत ही ज्यादा थी, इतनी ज्यादा कि उसके बाद खेलते हुए मेरा ध्यान बार भटक रहा था कि बाई लुओ यान को लगा कि मैं थक गया हूँ और उसने सजेस्ट किया कि हमें थोड़ी देर रेस्ट कर लेना चाहिए। वैसे भी दोपहर का टाइम हो गया था, तो वो मुझे उस रेस्टोरेंट में ले गई जहाँ उसने रिजर्वेशन कराया था। अब पेट भर के खाने पीने के बाद हम पूरी दोपहर अम्यूजमेंट पार्क में बहुत मजे किए। हमने लगभग सारी राइड्स का एक्सपीरियंस लिया। अब पता नहीं ये एक्सीडेंटल था या जानबूझकर किया गया, पर मैंने इस ट्रिप के फाइनल स्टॉप तौर पर अम्यूजमेंट पार्क के फेरिस व्हील को चुना। जैसे जैसे फेरिस व्हील धीरे धीरे ऊपर जा रहा था, मेरे दिल की धड़कनें तेज होने लगी। हालांकि ये सुनने में थोड़ा बचकाना लगता है कि लीजेंड है कि जब फेरिस व्हील अपने हाईएस्ट पॉइंट पर पहुंचता है, अगर तुम अपने पसंद के इंसान को किस करते हो तो तुम हमेशा साथ रहोगे। इस बात की सच्चाई तो कंफर्म नहीं की जा सकती, पर फिर भी मैं इसे एक बार ट्राई करना चाहता था। ये देखकर कि हम हाईएस्ट पॉइंट पर पहुंचने ही वाले हैं, मैं अभी भी सोच ही रहा था कि बाई लुओ यान को किस करने के लिए क्या बहाना बनाऊं। ठीक उसी मोमेंट पर जब मैंने अपना मुंह खोला, मेरे सामने बैठी बाई लुओ यान अचानक हिली। वो अचानक आगे की तरफ झुकी, एक हाथ से मेरा कॉलर खींचा, उसकी बॉडी मेरी तरफ गिरी और फिर उसने जल्दी से मेरे लिप्स पर किस कर लिया। एक्शन की ये पूरी सीरीज बहते पानी और चलते बादलों जैसी स्मूथ थी। मुझे ऐसा इल्यूजन हुआ जैसे बाई लुओ यान ने इसकी प्लानिंग बहुत पहले से कर रखी थी। पर सच तो यह है कि ये कोई हम नहीं था। शाओली ने बाई लुओ यान के लिए जो स्ट्रेटेजी गाइड बनाई थी, उसमें फेरिस व्हील की ये कहानी लिखी हुई थी और जो मैं करना चाहता था वही लुओ यान भी करना चाहती थी। बाई लुओ यान, जिसने कभी इन कहानियों पर यकीन नहीं किया था, उसने पहली बार अपनी पर्सनैलिटी के उलट कुछ ऐसा किया। कौन सी कहानी? तब मुझे रियलाइज हुआ कि मैंने अपने थॉट्स गलती से जोर से बोल दिए थे। मैंने जल्दी से बात घुमाई, कोई कहानी वहानी नहीं है। तो तुम्हें गलत सुनाई दिया होगा। बाई लुओ यान सब समझ गई, पर उसने कुछ कहा नहीं। उसने ऐसा नाटक किया जैसे कुछ पता ही नहीं। फिर इस व्हील की राइड भी खत्म हो गई थी। मैंने रात के समय उस अम्यूजमेंट पार्क की तरफ देखा। अचानक वहां से जाने का सोचकर मेरे दिल में एक अजीब सी उदासी होने लगी। बाई लुओ यान ने शायद नोटिस कर लिया था कि मेरा वहां से जाने का मन नहीं है। उसने आगे बढ़कर मेरी कमर के पास हाथ रखा और मेरी तरफ ऊपर देखा। उसने बहुत प्यार से कहा, अगर जियांग चेन फिर से यहाँ आना चाहते हैं तो बस मुझे बता देना। मैंने उसकी तरफ देखकर स्माइल की। इतनी बड़ी सीईओ बाय आखिर इतनी बिजी जो रहती हैं, आपके पास मेरे साथ अम्यूजमेंट पार्क आने का टाइम कहाँ होगा? मैं चाहे कितनी भी बिजी रहूं, तुम्हारे मैटर्स मेरे लिए सबसे इम्पोर्टेंट हैं। ये सुनकर मैं सच में बहुत इमोशनल हो गया। अपने दूसरे रिलेशनशिप में बाई लुओ यान जैसी परफेक्ट लड़की मिलना मेरी खुशकिस्मती है। तो बाई लुओ यान वॉशरूम चली गई। उसने मुझसे यहीं रुककर उसका वेट करने को कहा था। मुझे अंदाजा नहीं था कि इतनी जल्दी कोई एक्सीडेंट हो जाएगा। हुआ ये कि बाई लुओ यान के जाने के कुछ ही देर बाद खून से लथपथ एक लड़का अचानक मेरी तरफ भागा, जैसे मैं ही उसकी आखिरी उम्मीद हूँ। उसने मेरा रिस्ट जोर से पकड़ लिया और मुझसे उसे बचाने की भीख मांगने लगा। इस सडन इवेंट से मैं बुरी तरह डर गया था। तो एक पल के लिए तो मैं स्ट्रगल करना ही भूल गया। वो खुद को संभालने के बाद मैंने पुलिस को कॉल करने के लिए अपना फोन निकाला, पर तभी अचानक एक आदमी फ्रूट नाइफ लेकर उसके पीछे भागा चला आया। उसके चेहरे पर एक क्रेजी सी स्माइल थी। तो उस लड़की ने चीख मारी और सबकॉन्शियसली मुझे उस चाकू वाले आदमी की तरफ धकेल दिया। इस अनएक्सपेक्टेड धक्के से मैं लड़खड़ा गया। ये देखकर कि वो आदमी मुझे चोट पहुंचाने वाला है, मैं तुरंत साइड हट गया। मेरा ये एक्शन उस मैनियाक को उकसाने जैसा ही था। वो पागलों की तरह मेरे पीछे पड़ गया। तो वो मुंह से कुछ क्रेजी बातें भी बक रहा था। तो तभी मेरा बॉडीगार्ड, जो हमेशा मेरे साथ रहता है, बिल्कुल सही टाइम पर आ गया। बाई लुओ यान वॉशरूम से बाहर आई कि उसने कहा कि वहाँ काफी भीड़ जमा है और कोई तमाशा चल रहा है। तो जैसे ही उसे रियलाइज हुआ कि ये वही जगह है जहाँ मैं था, वो तुरंत पैनिक हो गई। तो वो एंग्जाइटी में भीड़ को चीरते हुए सबसे आगे पहुंच गई। पुलिस पहले ही सीन को हैंडल कर रही थी। अब बाई लुओ यान ने भीड़ में हर जगह ढूंढा,
पर उसे मेरा कहीं कोई नामो निशान नहीं मिला तो उसकी आंखें तुरंत लाल हो गईं। वहीं पास में बॉडीगार्ड ने उसे आवाज दी। मिस बाई लो यान पीछे मुड़ी और उसने बॉडीगार्ड को देखा। वो बॉडीगार्ड के पीछे पीछे एक फूलों की क्यारी के पास गई। मैंने अभी अभी पुलिस को अपना स्टेटमेंट देकर मदद खत्म की थी। बॉडीगार्ड ने पूरी बात बताई कि अभी क्या क्या हुआ था। बाई लुओ यान ने ये सब सुना तो उसके चेहरे के एक्सप्रेशंस इतने ठंडे थे कि किसी को भी जमा दे। तो उसने बर्फीली नजरों से बॉडीगार्ड की तरफ देखा। क्या उस पागल आदमी को पकड़ लिया गया है? हेड बॉडीगार्ड ने सिर हिलाया। तो तब कहीं जाकर बाई लुओ यान के एक्सप्रेशंस थोड़े सॉफ्ट हुए। उस सब हंगामे के बाद अब हमारा मजे करने का मूड बिल्कुल खराब हो चुका था। हम जितनी जल्दी हो सके अम्यूजमेंट पार्क से बाहर निकल गए। रास्ते में कार में होने के बावजूद बाई लुओ यान ने मेरा हाथ नहीं छोड़ा। बाई लुओ यान ने मेरे अंधेरे कमरे की तरफ देखा। उसके दिल में एक अजीब सी बेचैनी हो रही थी। आज का वो सीन बार बार उसके दिमाग में प्ले हो रहा था। अब बाई लुओ यान एक सेकंड के लिए हिचकिचाई, फिर मेरे कमरे की तरफ बढ़ गई कि मुझे अंदाजा भी नहीं था कि मेरे जियांग फैमिली के घर वापस आने के बाद मम्मी ने बाई लुओ यान को उस स्टडी रूम के दरवाजे की चाबी दे दी थी। इसलिए इस मोमेंट पर बाई लुओ यान आधी रात को बहुत स्मूथली मेरे कमरे में अपीयर हो गई। मैं जहाँ तक मेरी बात है, मैं बस मुश्किल से सो ही पाया था कि मुझे वही सीन सपने में दिखने लगा जिसमें वो पागल आदमी मुझ पर चाकू चला रहा था। तो मैंने अचानक अपनी आंखें खोली और सडनली डिस्कवर किया कि मेरे बेड के पास एक डार्क फिगर खड़ा है। इससे पहले कि मेरी चीख निकल पाती, एक गर्म हाथ ने मेरा मुंह कवर कर लिया। एक जानी पहचानी खुशबू मेरी नाक तक पहुंची। चेन, डरो मत, ये मैं हूँ। तभी खिड़की के बाहर से चांद की एक किरण अंदर आई। मैंने फाइनली अंधेरे में बाई लुओ यान का चेहरा क्लियरली देख लिया। बाई लुओ यान ने अपना हाथ हटा लिया। तो वो बस एक्सप्लेन करने ही वाली थी कि वो आधी रात को मेरे कमरे में क्यों आई है। तभी मैंने अचानक उसे कमर से हक कर लिया। वो बाई लुओ यान ने अपना हाथ बढ़ाया और मुझे अपनी बाहों में टाइटली पकड़ लिया। डरो मत, लो यान। तो मुझे एक नाइटमेयर आया था। बाई लुआन ने मुझे थोड़ा और टाइट हक किया। अब सब खत्म हो गया है, शायद इसलिए क्योंकि बाई लुओ यान मेरे पास थी। मेरा मूड बहुत जल्दी रिकवर हो गया तो मुझे फिर से नींद आने लगी। बाई लुओ यान ने नीचे देखा और मेरा वो उनिंदा और स्लीपी लुक नोटिस किया तो उसने मुझे छोड़ दिया ताकि मैं सीधे लेट सकूं। तो उसकी आवाज अनजाने में थोड़ा नीचे आ गई। ठीक है, तुम्हें सोना चाहिए तो मैं पहले वापस जाऊंगा। आखिरी कुछ शब्द भी पूरे नहीं हुए थे जब मैं अचानक आंखें खोलता हूँ। मेरा हाथ बाई लुओ यान की नाइट गाउन को कसकर पकड़ रहा था। बाई लुओ यान का दिल मेरी नजर से नरम हो गया। वो कुछ सेकंड के लिए चुप रही तो उसकी आंखें मेरे बिस्तर पर टिकी। क्या मैं अपने बॉयफ्रेंड से पूछूं? मैं हंसा और सिर हिलाया। अगर तो कोई दिक्कत नहीं है। बाई लुओ यान ने कंबल को पीछे खींचा और धीरे धीरे लेट गई। पूरा शरीर मेरे ऊपर दबा हुआ, कमर को गले लगाने के लिए हाथ बढ़ाया। उसने मेरे होंठों पर हल्की चुंबन दी। तो मैं कहीं नहीं जा रहा हूँ, शांति से सो जाओ। मैंने भी बाई यान को गले लगाने के लिए हाथ बढ़ाया तो मैं उसके बालों में घुसकर आरामदायक पोजीशन ढूंढा। जल्दी, मैं सो गया। बाई लुओ यान ने मेरे सोते हुए चेहरे को देखा। उसके होठों के कोने ऊंचे उठे। वो आंखें बंद करके भी सो गई। बाई लुओ यान मेरे साथ होने से मैं बहुत बढ़िया सोया। तो सुबह की पहली रोशनी में बाई लुओ यान पहले ही अपने कमरे में वापस चली गई थी। तो जब मैं जागा तो अनजाने में अपने बगल की जगह देखी। पर अब मेरे साइड में कोई नहीं रहा। मैं रिफ्रेश फीलिंग लेकर ऑफिस गया। जैसे ही मैं ऑफिस में कदम रखा, मैंने जियांग ताओ के आसपास कुछ देखा। ऑफिस कई सहकर्मी इकट्ठा हुए थे, लड़के भी और लड़कियां भी। हर किसी के चेहरे पर रसाकपर और अफ्लेटरा के शब्द साफ साफ लिखे हुए थे। मैंने भौं में सिकोड़ ली, सोचते हुए कि जियांग ताओ फिर से क्लिक बनाता है। जियांग ताओ को कभी पसंद न करने वाला एक पुरुष सहकर्मी मेरे तरफ आते हुए कुछ बड़बड़ाया। तो क्या बात है, अगर वो जियांग परिवार का यंग मास्टर है तो दिखावा करने के लिए क्या है। वो एक लाइन ने मुझे तुरंत स्टन कर दिया। जियांग परिवार के यंग मास्टर के रूप में मेरी पहचान उजागर हो गई। लेकिन तुरंत बाद उस पुरुष सहकर्मी के एटीट्यूड ने मुझे वो सोच छोड़ने पर मजबूर कर दिया। मैंने देखा जब सहकर्मी ने वो कहा, उसने ऊपर देखा, मुझे देखा और उसके चेहरे पर तुरंत एक स्माइल आ गया। चेन, तुम यहाँ हो। तो उस महिला सहकर्मी के अनियमित एटीट्यूड से मैं कंफ्यूज हो गया। मैं थोड़ा बवल्डेड था पर फिर भी मैं स्माइल करके उसे ग्रीट किया। तो तुम अभी जियांग परिवार के यंग मास्टर के बारे में क्या कह रही थी? जियांग परिवार के यंग मास्टर शब्द सुनते ही उस सहकर्मी का चेहरा डार्क हो गया। उसने वहाँ जियांग ताओ की ओर इशारा किया। जियांग परिवार का यंग मास्टर। मैं और भी बफल्ड हो गया। जियांग ताओ जियांग परिवार का यंग मास्टर है, लेकिन जियांग सरीनेम वाले बहुत सारे रिच लोग हैं। जियांग ताओ की पहले की शोफ देख के ये मानना काफी काबिल है कि वो किसी धनियंग फैमिली का बेटा हो सकता है। तो उसे जियांग फैमिली का यंग मास्टर कहना कोई अजीब बात नहीं है। जैसे ही मैं खुद को कंसोल कर रहा था, उस कॉलिग की अगली लाइन ने मुझे पूरी तरह से स्टन कर दिया। शायद तुम्हें नहीं पता कि मैं किस जियांग फैमिली की बात कर रहा हूँ। जिस जियांग फैमिली की मैं बात कर रहा हूँ वो प्रेस्टिजियस जियांग फैमिली है, जिसने अभी अपना लॉन्ग लास्ट यंगेस्ट बेटा ढूंढ निकाला है। वो वही जियांग फैमिली है जिसका हमारे सीईओ बाई के साथ एंगेजमेंट है। मुझे स्टन और चुप्पा देखकर वो कॉलिग सोच रहा था। मैं जियांग ताओ की आइडेंटिटी से शॉक होकर वो पाउट कर रहा था। तुम्हें भी नहीं लगा है ना? मैंने सुना है कि जियांग फैमिली का दूसरा यंग मास्टर स्लम्स में बड़ा हुआ था। उसकी कैटिसिक नेचर है, इसलिए कोई अचरज नहीं कि उसे ऐसा ही पाला गया। भले ही वो कॉलिग जिसको नापसंद करता वो मैं नहीं था।
फिर भी मुझे अजीब लगा। आखिरकार मैं सच्चाई समझ गया। जियांग ताओ जियांग फैमिली का यंग मास्टर है। वो मैं कैसे नहीं जान पाया? क्या जियांग फैमिली का कोई इलिजिट बच्चा बाहर घूम रहा है? तो मैं छोटा जियांग फैमिली ग्रुप चैट में गया और डैड को टैग किया। डैड, क्या हमारे फैमिली में कोई इलिजिट बच्चा बाहर घूम रहा है? मदर और मेरे बड़े भाई ने एक के बाद एक क्वेश्चन मार्क्स भेजे। इसी बीच जियांग फैमिली के पापा और बेटे मीटिंग में थे। फिर भी ग्रुप चैट में क्या हुआ मैं नहीं जान पाया। मीटिंग खत्म होते ही पापा और बेटी ने फोन निकाले और देखा कि जियांग फैमिली ग्रुप चैट में मैसेजेस 100 से ऊपर थे, टॉप तक स्क्रॉल करके। जब मैंने पहला मैसेज देखा तो पापा और बड़ी बहन दोनों ही पगली तरह डरे हुए थे। पापा छोटे ग्रुप चैट में पॉप अप हुए और गुस्से में कई लगातार वॉइस मैसेजेज भेजे और मैं काम पर था और खोल के सुनने की हिम्मत नहीं हुई। उनको टेक्स्ट में कन्वर्ट करने के बाद मैं पूरी तरह से हैरान रह गया। कौन सा बस्टर्ड मेरे बारे में झूठा पब्लिकेशन करने की हिम्मत करता है? तू मुझे यकीन ही कर, मेरे पास कोई भी इलिजिट चाइल्ड नहीं है। ये सब दूसरों की स्लेंडर है। तो मैं हमेशा तेरे साथ फिदेल रहा हूँ। तो मुझे पता न चलने दे कि इसको किसने बनाया, नहीं तो मैं उनका हेड स्मैश कर दूंगा। मैंने पापा की बेबस कोशिश देखी अपनी इनोसेंस साबित करने की और तुरंत समझ गया कि जियांग जरूर मेरा इम्पर्सनेशन किया। मेरी आइडेंटिटी यूज करके बाई कॉर्पोरेशन में घुसा। ये कोई आश्चर्य नहीं, कंपनी ज्वाइन करने के बाद से जियांग ताओ को तो जैसे गेम हैक कर रहा हो वैसा आसान लग रहा है। पहले जो चीजें समझ नहीं आई थी अब मैं सब समझ गया हूँ। जियांग ताओ ने बाई कॉर्पोरेशन में घुसने के लिए मेरा इम्पर्सनेशन किया। डर है कि झाओरोंगर को पहले जियांग ताओ ने उसकी असली आइडेंटिटी बता दी थी, इसलिए उसे परेशान नहीं किया गया और उसे रिच वुमेन के साथ ड्रिंक करके कमीशन कमाने की जरूरत नहीं पड़ी। सिर्फ इतना ही कि झाओरोंगर को फायर होने के बाद नया मैनेजर वांग ऐसा कोई होगा जो पावर से डरा नहीं। जियांग ताओ ने सोचा कि अपनी आइडेंटिटी रिवील करने की टैक्टिक अब काम नहीं कर रही, इसलिए उन्होंने उन्हें प्लेसेट करके कहा कि इस मैटर को मैं खुद संभाल लूं। क्योंकि जियांग ताओ ने जिसको इम्पर्सन किया वो मैं ही था, पापा मम्मी ने सोचा कि इसे मैं खुद सॉल्व करूं, इसलिए उन्होंने मेरी इन्वेस्टिगेशन में दखल न देने पर सहमति जताई। क्योंकि डर था कि बड़ा भाई और बड़ी बहन पहले पता चलते ही एक्ट कर देंगे। जब बड़ा भाई ने सुना कि मैं कह रहा हूँ कि बी कॉर्पोरेशन में मेरे साथ ही ज्वाइन किया, दूसरा इंटर्न भी मुझे इम्पर्सन करने की हिम्मत कर रहा था, तो मैंने वो भी यही समझा दिया। वो तुरंत ही फुल गुस्से में आ गया। तो मुझे पता था कि जियांग ताओ बिल्कुल भी ठीक नहीं है। मैंने नहीं सोचा था कि ये बैंडा सोंग झाओ से भी ज्यादा बेशर्म निकलेगा। हमारे जियांग फैमिली के किसी को नकल करने की हिम्मत। ये बैंडा सोचता होगा कि उसकी जिंदगी बहुत आरामदायक है ना? सेन, मैं तेरे साथ हूँ। इंस्पेक्ट कर, पूरी तरह से इंस्पेक्ट कर। मैं वाकई देखना चाहता हूँ कि ये बैंडा कितनी बेशर्मी दिखा सकता है। मैं परिवार की सपोर्ट मिलते ही मैं पूरी तरह रिलैक्स फील किया। तब पर मैं कुछ भी करने से पहले जियांग फैमिली के यंग मास्टर बॉस के फ्यूचर हस्बैंड के कंपनी में काम करने की खबर आग की तरह फैल गई। तो जब शियाओली को पता चला तो उसने ज्यादा फिक्र नहीं की। उसको लगा कि सब लोग जिस बॉस के हस्बैंड की बात कर रहे हैं वो मैं ही हूँ। हम फौरन शहद की तरफ खींचे जाने वाले बीज की तरह हो गए। वे बिजनेस डिपार्टमेंट की ओर झुंड बनाकर दौड़ पड़े। ये पिछले कुछ दिनों से बिजनेस डिपार्टमेंट का एंट्री बहुत ही हाइप्ड रहा है। टॉपुरी कंपनी में टॉप से बॉटम तक सब देखना चाहते थे बॉस के फ्यूचर हस्बैंड का असली चेहरा। तो कुछ बोर्ड लोग पहले ही खुले तौर पर और चुपके से जियांग ताओ की बड़ाई करने लगे थे। कहते हैं कि इस वजह से जियांग ताओ को काफी गिफ्ट्स मिले। वो हर दिन काम पर आया स्प्रिंग ब्रीज जैसा चमकते हुए। स्ट्रेट फेस रख के मैंने उसकी स्मग एक्सप्रेशन को देख लिया। कुछ दिन चुपके से जांच पड़ताल करने के बाद मुझे कुछ भी नहीं मिला। पर दिमाग में एक और शख्स आ गया। पिछली बार अंडरग्राउंड पार्किंग में जो औरत थी जिसने मेरे हाथ में बिजनेस कार्ड फिसलाया था। मैंने सोचा कि जियांग ताओ की मेरी नकल करने वाली कॉन्फिडेंस उसी औरत से आई होगी। मैं अभी भी उस औरत की पहचान का अंदाजा लगा रहा था। पर एक शाम ओवरटाइम करके घर जाने वाले टाइम में लिफ्ट में फिर से वही औरत मिल गई। तो जब वो औरत ने मुझे देखा उसकी आंखें तुरंत चमक उठी। लिफ्ट में वो अकेली देखकर मैंने उस लिफ्ट को छोड़ दिया। अचानक जैसे ही मैं निकलने की कोशिश की वो औरत मेरे पीछे दौड़ी और रास्ता ब्लॉक कर दिया। मैंने आंखें तिरछी की और 2 कदम पीछे हट गया। जियांग फैमिली में वापस जाने के बाद मैं कुछ समय के लिए पर्सनल ट्रेनर के साथ ट्रेनिंग किया। अब मैं खुद को डरावना स्ट्रांग महसूस कर रहा हूँ। मैं बैल को भी काबू कर सकता हूँ। और तो औरत तो बस चुटकी में। मैं पीछे हटते देख वो औरत हंसी और बोली, अब मैं तुम्हें पहचानती हूँ, तो तुम जियांग ताओ के कॉलीग हो, है ना? मैंने कुछ नहीं कहा, बस उसकी तरफ देखता रहा। वो औरत हंसी और बोली, पिछली बार दिया हुआ बिजनेस कार्ड। मैं बीच में टोक दिया, क्या तुम्हें कुछ चाहिए? नहीं तो कृपया साइड में हट जाओ। मैं इस औरत के साथ फालतू बात नहीं करना चाहता था, इसलिए मैं बहुत कूल और डिस्टेंस्ड रहा। औरत गुस्सा नहीं हुई, बस हंसती रही। मेरा नाम फू यिंग है, तुम्हारा नाम क्या है? तो मैंने भौहें सिकोड़ते हुए संदेह से पूछा, तुम्हारा सरनेम फू है? कुछ जब उसने देखा कि मैं आखिरकार अलग एक्सप्रेशन दिखा रहा हूँ, फू यिंगिंग के चेहरे की मुस्कान और भी चमक उठी। मेरा सरनेम फू है। फू यिंगिंग ने खास तौर पर नहीं बताया कि उसका सरनेम कौन सा कैरेक्टर है। जब मैंने ये नाम सुना तो दिमाग में एक वाइल्ड गेस आ गया,
लेकिन दिल की शंका को चेक करना था, इसलिए मैं फिर से अपना कूल और डिस्टेंट एटीट्यूड दिखा दिया। फू यिंगिंग को मेरे इस लुक से बहुत खुशी हुई। वो वाकई उसकी टाइप थी। फू यिंगिंग कुछ और कहने ही वाली थी, अचानक पीछे से जियांग ताओ की आवाज आई, नी, क्या तुम मुझे काम से पिकअप करने आई हो? एंगल की वजह से जियांग ताओ ने मेरी मौजूदगी नहीं देखी और फू यिंगिंग ने गिल्ट फील करते हुए मुझे उसकी नजरों से छुपा दिया। जियांग ताओ आने से पहले मैं चुपके से निकल गया था। परिवार की कार में बैठते ही मैं एक पल सोचा, फिर शाओ ली का नंबर ढूंढा और उसे मैसेज भेजा, असिस्टेंट लाई, क्या तुम मेरी एक छोटी फेवर करोगी? ली सोने ही वाला था, तभी उसका फोन अचानक लाइट अप हो गया। मैसेज पढ़ने के बाद शाओ ली ने तुरंत रिप्लाई किया, असरा, बस ऑर्डर दे दो। मैंने शाओ ली से कंपनी में किसी को ढूंढने को कहा और शाओ ली ने सिर खुजलाया उलझन में। पूरी कंपनी में राष्ट्रपति बाई को छोड़कर फू सरनेम वाली एक और औरत भी है क्या? फू सरनेम वाला को और भी था, भले ही वह शक्की था। शाओ ली ने इंक्वायरी में मदद करने को मान लिया और शाओ ली का रिप्लाई देखते ही मैंने फोन नीचे रख दिया और खिड़की से बाहर देखी। गाड़ी के बाहर ट्रैफिक बहुत ही भीड़ भाड़ वाला था। जियांग परिवार में वापस आने के बाद मैंने महसूस किया कि मेरी जिंदगी अब बहुत ज्यादा रंगीन हो गई है। रोज रोज जीने के लिए दिन रात मेहनत करने वाले पुराने दिन अब किसी और जिंदगी जैसा दूर लग रहे हैं। भले ही मेरी पिछली जिंदगी मुश्किल थी, लेकिन उसमें ये सारे प्लॉट्स, धोखे और टकराव नहीं थे। और जब मैं घर पहुंचा तो मेरा बड़ा भाई मेरे कमरे में इंतजार करता मिला। मैं अंदर आते ही मेरा भाई तुरंत मुझे रोक के चेहरे के पास आया और नकली यंग मास्टर की लेटेस्ट अपडेट पूछने लगा। या रोऊं, समझ न पाते हुए मैंने आज जो सब पता लगाया वो पूरी तरह से बयां किया। मैंने अपनी खुद की थ्योरी भी बताई। भाई ने सुना तो इतना शॉक हो गया कि कई देर तक चुप ही रह गया। काफी देर बाद कमरे में हंसी की बौछार छूट पड़ी। तो मैं अब और नहीं सह पा रहा हूँ, ये दोनों तो मुझे हंसी से मार ही देंगे। इतनी उम्र में पहली बार मैं ऐसे अजीब लोगों को देख रहा हूँ। मैं थोड़ा चुप रह गया, लेकिन अभी चीजें ज्यादा क्लियर नहीं हैं, मैंने शांतिपूर्वक कहा। जांच अभी खत्म नहीं हुई है। तो मेरे बड़े भाई ने तो बिल्कुल ही मेरी बात नहीं सुनी कि उसने कहा कि जैसे ही जांच का रिजल्ट आएगा वह बाहर निकल जाएगा। तो मुझे उसे तुरंत बताना पड़ा। अब फिर वह हंसते हुए मेरे कमरे से बाहर चला गया। अगले दिन मैं रोज की तरह काम पर गया और लिफ्ट के एंट्री पर जियांग ताओ से टकरा गया। एलिवेटर में जियांग ताओ लगातार मेरी घड़ी को घूरता रहा। वो जियांग ताओ एक पल के लिए घूरा और उसकी पुतलियां अचानक फैल गईं। जियांग ताओ नीचे देखता है और पाता है कि उसकी घड़ी अभी भी उसकी कलाई पर ही है। थोड़ा शर्मिंदा होकर उसने गुस्से में कहा, जियांग शेन जैसा गरीब बस्टर्ड ऐसी बढ़िया घड़ी वो कैसे अफोर्ड कर सकता है? जियांग ताओ समझ नहीं पा रहा था कि मैंने ग्रीन सबमरीनर खरीदने के लिए पैसा कहां से लाया। और जब तक उसने दो गॉसिपी महिला सहकर्मियों की बातें नहीं सुनी तब तक नहीं। वो लड़का अभी अभी देखकर बहुत फेमिलियर लग रहा है। वो वही आदमी है जो कल रात फू वाइस प्रेसिडेंट के साथ था। जब तुमने कहा मुझे भी याद आया, कल रात फू वाइस प्रेसिडेंट वाकई उस लड़के के साथ बहुत फ्लर्टी थी। तुम्हें लगता है उनका ऐसा रिलेशनशिप है? और ये सुनकर जियांग ताओ के दिल में गुस्से की आग जल उठी कि उसने अचानक याद किया कि उसने कल रात एलिवेटर में फू यिंगिंग को देखा था। उस समय उसे लगा कि फू यिंगिंग खास तौर पर काम से उसे लेने आई थी। अब जियांग ताओ के दिमाग में ऐसा लग रहा था कि मैं जरूर फू यिंगिंग को सिड्यूस कर दिया और वो घड़ी जो मेरी काबिलियत से बाहर थी जरूर फू यिंगिंग का गिफ्ट ही होगी। तो उसकी औरत का किसी और प्रीटी बॉय को गिफ्ट देना, इस सोच ने जियांग ताओ को दिल में गुस्सा कंट्रोल नहीं करने दिया। वो जियांग फैमिली का यंग मास्टर, बाई कॉर्पोरेशन का फ्यूचर सून इन लॉ था। फिर भी कोई उसकी औरत को चुराने की हिम्मत कर गया। वाकई बर्दाश्त नहीं हुआ। जियांग मुझे पूछने के लिए ऑफिस में धावा बोलना चाहता था, लेकिन ऑफिस में कदम रखने से ठीक पहले वो अचानक ठंडा हो गया। उसकी नज़र ऑफिस की कांच की दरवाजे से होकर मेरे डेस्क पर ठंडे अंदाज में टिकी। उस वक्त मैं पूरी मेहनत से काम कर रहा था। अभी तक नहीं जानता था कि जियांग ताओ मुझसे नफरत करता है और मुझे बाई कॉर्पोरेशन से निकालने की योजना बना रहा है। लंच के दौरान मुझे शाओ ली ने भेजी हुई फाइल मिली। बिना किसी दिखावे की इतनी तेजी से काम करने पर मैं थोड़ा हैरान रह गया। मैंने फाइल खोल ली। पढ़ने के बाद बस इतना ही कह सकता हूँ कि जिंदगी हैरानियों से भरी हुई है। एकरी दूसरे नकली से टकरा गया। ये सीन वाकई लाजवाब है। मैंने अपने बड़े भाई से वादा किया था कि रिजल्ट मिलते ही तुरंत उसे बता दूंगा। तो मैंने भाई के साथ चैट विंडो खोली और अभी अभी मिले रिजल्ट उसे भेजे। मैंने अभी फोन रख दिया था खाने के लिए आगे बढ़ाने को। अगले ही सेकंड मेरा फोन पागलपन से रिंग करने लगा। तो देखा तो पता चला कि सारे मैसेज मेरे बड़े भाई के हैं। लगता है उसे टेक्सटिंग बहुत धीमी लगी, इसलिए सीधे ही 1 दर्जन लगातार वॉइस मैसेज भेजे। मैं कैंटीन में था और सुन नहीं पाया, इसलिए सबको टेक्स्ट में बदल दिया, हर शब्द को। अब भाई की खुशी और अगले मोड़ को देखे कि उत्सुकता साफ दिख रही थी। तो जियांग शेन, तू इस नकली को कब एक्सपोज करने वाला है? क्या तू मुझे साथ ले जा सकता है? ऐसे मौके पर तेरे बड़े भाई के तौर पर मुझे जरूर होना चाहिए तुझे हौसला देने के लिए। तो मुझे पूरा यकीन था कि अगर मैं भाई के मैसेज का जवाब नहीं देता तो उसकी पर्सनालिटी देख के अगला सेकंड ही कॉल आएगा। इसलिए मैं जल्दी से मैसेज का जवाब दिया और वादा किया कि जियांग ताओ को एक्सपोज करते समय मैं जरूर उसे साथ ले जाऊंगा।
जियांग परिवार के बाकी 3 सदस्य भी पता चलने पर एक करके मुझे साथ ले चलने को कहा। मैं नहीं सोच पाया था कि जियांग परिवार की गॉसिप की दीवानगी एक परंपरा है। जीन वाकई में एकदम शानदार चीज है कि मैं अभी तक नहीं पता ला पाया था कि मैं जियांग ताओ की फर्जी आइडेंटिटी कब एक्सपोज करूंगा, पर मैं नहीं उम्मीद किया था कि वो मूर्ख पहले ही डेथ के साथ डेटिंग शुरू कर देगा। हाल ही में डिपार्टमेंट ने एक बड़ा प्रोजेक्ट ले लिया। बिजनेस डिपार्टमेंट में सब लोग पूरी तरह से बिजी थे। हम बस यही सोचते रहे कि काश एक और जोड़ी हाथ उगाते। मैनेजर वांग ने इस प्रोजेक्ट को पूरी तरह सीरियसली लिया और कहा कि जैसे ही प्रोजेक्ट सफलतापूर्वक साइन हो जाएगा, वो कंपनी से डिपार्टमेंट के हर एम्प्लॉय के लिए एक जेन्युइन बोनस की रिवॉर्ड लेगा। इससे हर एम्प्लॉय मोटिवेट हो गया और उनका मोरल हड़े बतक बढ़ गया। वे हर दिन और भी ज्यादा हार्डवर्क करने लगे। इस प्रोजेक्ट को एक बिड की जरूरत थी। प्रोजेक्ट को सफलतापूर्वक जीतने के लिए सब लोग ओवरटाइम तक ब्यूजिली काम करते रहे, पर बिडिंग वाले दिन एक बड़ी गलती हो गई। बैंक कॉर्पोरेशन की बिड प्राइस लीक हो गई। हम इस बड़े प्रोजेक्ट को जीतने का मौका मिस कर बैठे। मैनेजर वांग बिडिंग साइट से डार्क एक्सप्रेशन लेकर कंपनी वापस आया और सीधे बाय लुयान के ऑफिस में चला गया। ज्यादा देर नहीं हुई, मैनेजर वांग वही डार्क एक्सप्रेशन लेकर फिर आया और उसके पीछे कई लोग फॉलो कर रहे थे कि कोई पहचान गया कि वो टेक्निकल डिपार्टमेंट के स्टाफ हैं। अब मैनेजर वांग की नज़र सबके चेहरों पर पड़ी और एक आइसी टोन में उसने एक बमशेल ड्रॉप कर दिया। यह बिड फेल हो गई क्योंकि हमारे डिपार्टमेंट में किसी ने कंपनी के सीक्रेट लीक कर दिए और वो व्यक्ति आप में से है। सब ने सुनते अपने साइड के कोलिग्स को शंकास्पद नजर से देखा। उस लम्हे सबके दिमाग में बस एक ही चीज आई। उनके डिपार्टमेंट में एक मोल था और उस मोल ने उनके हाल के सारे प्रयासों को पूरी तरह से बर्बाद कर दिया। कि किसी की किस्मत में बाधा डालना जैसे उनके माँ बाप को मार देना। ये गुस्सा तो निकालना ही था। मैं अनजाने में जियांग ताओ की तरफ देख रहा था और उसी नजर ने गलती से मुझे जियांग ताओ के चेहरे पर एक शरारती चमक दिखा दी तो मेरे दिल की धड़कन थम गई। क्या कंपनी का राज लीक करने वाला वही जियांग ताओ ही हो सकता है? ऐसा नहीं है। जियांग ताओ इतना बेवकूफ नहीं होगा कि ऐसा कुछ करे। फिर वो किसको फ्रेम करने की कोशिश कर रहा था, ये बात पहले से ही साफ थी। मैंने नहीं सोचा था कि मुझे फ्रेम करने के लिए जियांग ताओ ऐसा करेगा, तो मैं पहले से तैयार नहीं था। मोल का सबूत शायद पहले ही तैयार हो चुका था। जियांग ताओ ने, जैसा कि उम्मीद थी, टेक्निकल डिपार्टमेंट के स्टाफ के बाद मेरे वर्क स्टेशन पर ही प्लान कर रखा था। उपस्थित सभी के कंप्यूटर्स चेक कर लिए। उन्होंने मेरे कंप्यूटर पर वही तथाकथित सबूत पाया। जब उन्होंने सुना तो कहा कि मैं वही मोल हूँ जिसने कंपनी के राज लीक किए। डिपार्टमेंट में सबका मेरे तरफ देखना बदल गया। पहले जो मेरे साथ अच्छा रिलेशनशिप रखते थे, अब वो मुझे अलग तरह से देख रहे हैं। वो गुस्सैल मर्द सहकर्मियों ने मुझे ऐसे देखा जैसे वो जल्दी से आकर मुझे कई बार मारना चाहते हों। जब मैनेजर वांग को पता चला कि मोल में हूँ तो उन्होंने भौहें सिकोड़ ली। अपने दिल में वह अनजाने में महसूस कर रहा था कि मैं ऐसा इंसान नहीं हूँ। अचानक भीड़ से जियांग ताओ की सरकास्टिक आवाज आई। जियांग शेन, कंपनी ने तुम्हारे साथ कभी क्या किया था ऐसा कुछ करने के लिए तुम? जियांग ताओ लीड ले रहा था तो वो हॉट टेम्पर्ड लोग भी एक एक करके मेरी गलती पर टोकने लगे। तो मेरे कारण उनके बेनिफिट्स गायब होते देख के कुछ लोगों की बातें और कड़क हो गईं। तो मैं सब देख रहा था और फिर भी कुछ नहीं बोला। तो मैंने सोचा कि जियांग ताओ ने ऐसा ट्रैप सेट किया है तो जरूर उसने कोई सर्विलांस कैमरा का साक्ष्य नहीं छोड़ा होगा। ऊपर से मैंने नहीं सोचा था कि वो मुझे ऐसे फ्रेम करेगा, इसलिए मैं पूरी तरह अनरेडी था और अब मैं कोई साक्ष्य भी नहीं दे सका। तो इस मामले में मेरी इनोसेंस साबित करने के लिए जियांग ताओ ने ये तरीका अपनाया ताकि मुझे बाय कॉर्पोरेशन से निकाल दिया जाए। मैंने सबकी इक्विपमेंट्स को इग्नोर किया और ठंडे तौर पर कहा, मेरे कंप्यूटर पर मिले साक्ष्य के अलावा क्या तुम्हारे पास कोई और प्रूफ है कि ये मेरे साथ जुड़ा है? सबको नहीं लगा कि साक्ष्य उनके सामने होते हुए भी मैं इतना कूल रह पाऊंगा। डिपार्टमेंट में सब बेवकूफ नहीं थे। शांत होने के बाद कुछ लोगों को भी लगा कि मामला इतना सिंपल नहीं है। टेक डिपार्टमेंट के साथियों ने पाया कि इन्फॉर्मेशन मेरे कंप्यूटर से लीक हुआ, पर इससे साबित नहीं हुआ कि मैं ही कर रहा था। इसी मोमेंट पर जिसने बात समझ ली थी उसने बोल दिया, जियांग शेन आमतौर पर बहुत अच्छा इंसान है। ऐसा नहीं लगता कि वो ऐसा कुछ करेगा। इस मामले की अभी भी साफ साफ जांच होनी चाहिए। चलो किसी इनोस्ट व्यक्ति को गलत न ठहराएं। जियांग ताओ देख रहा था कि चीजें उसके प्लान के मुताबिक स्मूथ नहीं चल रही, तो थोड़ा एंग्जाइटी महसूस किया। जियांग ताओ ने हेड में दांत कड़के। वैसे भी इन्फॉर्मेशन वाकई जियांग शेन के कंप्यूटर से लीक हो गया था। वो पक्के तौर पर इस चीज की रेस्पॉन्सिबिलिटी से बच नहीं सकता। सिर्फ इसलिए कि तुम कह रहे हो जियांग शेन ने डिड नहीं, क्या इसका मतलब है कि उसने नहीं किया? वो सहकर्मी जो अभी अभी मेरे लिए बोल रहे थे। जियांग ताओ की बात सुनकर पल के लिए चुप हो गए। मैंने ठंडी हंसी दी और जियांग ताओ को पूरी तरह से सार्केज्म के साथ देखा। चलो ये मत भी कहें कि ये मामला अभी कंक्लूडेड नहीं हुआ है। जियांग ताओ, तू इतनी जल्दी में मेरे ऊपर ब्लेम पिन क्यों कर रहा है? क्या हो सकता है कि असली लीडर तू ही है? जियांग ताओ की आंखों में गिल्ट की एक झलक आई, पर उसने जिद्दी ढंग से इसे मानने से इनकार कर दिया। ऐसा हो सकता है जियांग शेन, मुझे फ्रेम करने की हिम्मत करना। जियांग ताओ को मेरे द्वारा कोने में फंसते देख जो मर्दाना सहकर्मी आमतौर पर उसकी फ्लैटर करते हैं, तुरंत आगे बढ़े। जियांग शेन, क्या तुम जीने से थक गए हो?
जियांग ताओ जियांग परिवार का यंग मास्टर है, क्या वो तुम्हारे जैसे पावर्ड लड़के को गलत ठहराएगा? जियांग जियांग शिन, तो तुम्हें अपने स्टेटस को देखना चाहिए। क्या तुम हमारे जियांग ताओ से कंपेयर होने लायक भी हो? जियांग ताओ की स्टेटस क्या है और तुम्हारी क्या स्टेटस है? मैं उस मर्द कोलीग को ठंडे अंदाज से देखता हूँ। तो फिर तुम्हारी क्या स्टेटस है? इतना धाकड़ होकर मुझसे बात करने की हिम्मत? क्या तुम जेड एम्परर हो या ताइशान लाओजुन? तो तुम कौन हो जो मेरे सामने हाई एंड माइटी बनने की एक्ट करते हो? किंग राजवंश बहुत समय पहले गिर गया था। क्या तुम्हारा ओल्ड मैन अभी भी यहाँ सपने देख रहा है? वो मर्द कोल्लिक तुरंत गुस्से में आ गया क्योंकि वह विभाग में सबसे बड़ा था। तो फिर मैंने उस मर्द कोल्लिक को देखा जिसने मुझे पुअर कहा। मैं पुअर हूँ तो तुम क्या हो? एक टाइकून हूँ। फिर भी यहाँ काम करके क्या कर रहे हो? मेरे शब्दों से वो मर्द कोल्लिक चुप्पी में फंस गया। वह बस काली मुंह बनाकर साइड में खड़ा रह गया। आखिर में मैंने उस मर्द कोल्लिक को देखा जो इस स्टेटस की बात कर रहा था। क्या तुमने अपनी खुद की स्टेटस चेक की? कौन से लेवल की है? हाई क्लास है या लो क्लास? वो मर्द कोल्लिक हकलाते हुए एक बहुत देर तक बोला, फिर आखिरकार एक लाइन निकाल पाया। सार में जियांग फैमिली का यंग मास्टर तुम्हें फ्रेम नहीं करेगा। मैं ये सुनकर मैं जियांग ताओ को हाफ स्माइल के साथ देखा। ऐसा है? जियांग फैमिली का यंग मास्टर, जियांग ताओ ने गिल्टफुली कहा। विषय मत बदलो। तो अभी हम बात कर रहे हैं कि तुम कंपनी के राज लीक कर रहे हो। वो मुझे स्लैंडरिंग करते रहना चाहता था। उसी वक्त एक परिचित चेहरा अचानक दरवाजे से अंदर आया, बहुत ही जिंदा दिल। सब लोग क्या चर्चा कर रहे हैं? सबने करीब से देखा और पता चला कि अंदर आया मेरा बड़ा भाई था। मैनेजर वांग मुस्कुराते हुए आगे बढ़ा। अब वो बोल भी नहीं पाया। तभी अचानक मेरे भाई ने कहा कि मुझे लगा अभी अभी जियांग परिवार के यंग मास्टर के बारे में कुछ सुना था। सुना है जियांग परिवार ने हाल ही में हमें अपना सबसे छोटा बेटा पाया है जो 20 साल से गुम था। मैं बहुत टाइम से क्यूरियस रहा हूँ। जल्दी जल्दी जियांग परिवार के यंग मास्टर को बाहर निकालो, मैं देखना चाहता हूँ। तो मैं देखना चाहता हूँ वो कैसा दिखता है। यह सुनते ही इस सबकी नजर एक साथ जियांग ताओ की ओर टिकी। जियांग ताओ की आंखों में जल्दी से एक पैनिक का फ्लैश दिखा। फिर उसने अपने सूट को ठीक किया, छाती फुला ली, सिर ऊंचा किया और मेरे भाई की ओर चला। सीओ, मैं अपना परिचय देता हूँ। मेरा नाम जियांग ताओ है। मैं वही जियांग परिवार का यंग मास्टर हूँ जिसका तुमने जिक्र किया। यह सुनते ही मेरे भाई ने चेहरे पर आधी मुस्कान दिखा दी। तो तुम जियांग परिवार के यंग मास्टर थे? वही मैं हूँ। मेरे भाई ने साइड से एक फाइल को आराम से उठाया और सीधा फेंका, जिससे जियांग ताओ के चेहरे पर सीधा लगा। जियांग ताओ ने अपना चेहरा हक्का बक्का करके थाम लिया। जियांग यांग को शौक आंखों से देखता रहा। तो तुमने मुझे मार दिया। वाकई में हिट करने की हिम्मत की। तुम्हें नहीं पता जियांग फैमिली यहाँ